नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की घेराबंदी में अब इतने बुरे फंस चुके हैं कि उनके लिए बचाव का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अब या तो चुनाव आयोग विपक्ष की शिकायतों को मानकर उनकी निष्पक्ष जांच करवाने की शुरुआत करे या फिर विपक्ष के नए हमलों के लिए तैयार रहे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो चुनाव आयोग की मुश्किल और बढ़ गई है, क्योंकि मोदी का क्या है, वो तो झोला उठाकर निकल जाएंगे, लेकिन संवैधानिक संस्था की जो गरिमा अभी खत्म हो रही है उसका सारा दोष ज्ञानेश कुमार और उनके साथियों पर आ जाएगा। आपने देखा होगा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी वोट चोरी की खबरें दब नहीं पाई, तो शाम तक उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान बीजेपी ने कर दिया और बीजेपी ने इस ऐलान के साथ हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहा, फिर से मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहा, लेकिन लोगों का ध्यान अब भटक नहीं रहा है। वोट चोरी को लेकर एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ आज विपक्ष के 8 सांसदों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से चुनाव आयोग को खुला संदेश दे दिया कि या तो आप संवैधानिक दायित्वों का पालन करिए या फिर विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहिए। चुनाव आयोग राहुल गांधी को माफी मांगने का अल्टीमेटम दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी तो नई नई पोल खोल रहे हैं। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने पहले 4-5 चुनावों में वोट डाला है, लेकिन अब उनका नाम कट गया है, यानी वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। आइए जरा यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए इस विजुअल को पूरा देखते हैं। नमस्कार। सबका वोट काट दिया है? बैठिए बैठिए, अभी आते हैं। ये 2 और कुर्सियां ले आइए। तो पिछली बार सबने वोट किया था? 2024 में किए थे सर। 2024 में किया, अब काट दिए? क्यों काटे? अब ये हम वो जाने, इलेक्शन कमीशन वाले जाने। जी, मेरा नाम है सुनील उरांव और मेरा भी कट गया है। जब जुड़वाने जा रहे हैं तब बोल रहा है कि वाला नानो दे नानो, खेती बाड़ी है नहीं, वो दूसरों के खेती अटैया बटैया करते हैं, है नहीं तो उसको जमीन रहेगा तब तो देंगे हम नहीं। जमीन मगर आपका नाम तो पहले था लिस्ट में? हाँ था सर, पहले था, तो फिर उसका क्या मतलब है? एक बार आप लिस्ट पे हो तो फिर कैसे निकाल दिया? दिखाओ वोटर कार्ड, दिखाओ। जो पुराना वाला मिल रहा है हमको, ये आधार कार्ड है। हाँ, ये है वोटर कार्ड। तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चुनाव आयोग मांग ही नहीं रहा, वैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे जो इनके पास नहीं है। हाँ सर, कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं। तो आपको पता कैसे लगा कि आपका नाम कट गया? जो 2024 वाला में लिस्ट में नाम है और जो 25 जो नया लॉन्च किया है उसमें नहीं है। बिलो कहता है कि ऊपर वाला काट दिया, यहाँ से हम लोग दिए हैं, ऊपर वाला क्या कर दिया कहा नहीं, बिलो तो यही कह रहा है। ये वोट चोरी कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में हमने पता लगाया है, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट इन्होंने गायब कर दिए एक असेंबली से। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी कर लिया है। यहाँ पे आपके वोट इसलिए काट रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने की सोच रही है लोग। ऐसा भी है सर, जो पिछले चुनाव में हम वार्ड का चुनाव लड़े थे उसमें हमारे वार्ड में 600 प्लस वोट था। जो SIR नया हुआ इसमें 1000 प्लस हो गया वोट, यानी 5-6 हो गया। इसमें नए वोटर जो हम लोग के काटा भी गया और नए वोटर ऐड हो गया, और नया वोटर जो ऐड होगा उन लोग के हमारे वार्ड में भी एक घर नहीं है। एक घर भी नहीं है ना? तो मैं कह रहा हूँ एक भी घर नहीं है, लेकिन ऐसे हम आपने उनको कभी देखा नहीं, जिंदगी में नहीं देखा। थोड़ा इनको दुखी मामला क्या है सर? हमारा पहचान पत्र का सर, हमारा फोटो दूसरा है और अंधेरा कर दिया। अब कई साल से सर वोट मारते आ रहे हैं। ये आपकी फोटो नहीं है? नहीं है सर। ये किसी और की फोटो है? जी, दूसरा कोई क्या है। अब मारते हैं इसी तरह अब नाम कर दिया गया सर नया वाला में। किसी और का फोटो लगा दिया? जी। उस फोटो से तो आप बहुत अच्छे दिखते हो। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति का नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो का नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। हाँ। तो यहां देख रहे थे राहुल गांधी के पास इस वक्त, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं आज दिन का ही है, और इसमें औरंगाबाद का ये वीडियो जिसमें साफ साफ राहुल गांधी से वो लोग मिल रहे हैं जो 4 से 5 बार वोट डाल चुके हैं।
यानी पिछले 10 से 15 या 20 साल से वोट डाल रहे हैं और उसके बाद स्थिति यह है कि इनके नाम वोटर लिस्ट से गायब है, काट दिए गए। इसी की पोल खोल रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनका साथ दे रहे हैं भाकपा माले के महासचिव कर्ता धर्ता आप देख रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, और साथ में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख भी बैठे हुए हैं साहनी जी। लेकिन ये है हाल वहां का, बिहार का। चुनाव आयोग बुरी तरह फंसा हुआ है। चुनाव आयोग राहुल गांधी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना ज्यादा राहुल गांधी के ऊपर दबाव यानी प्रेशर बनाने की कोशिश ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा वो परेशानी में खुद को घेरे में लिए जा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इधर 5 दिन बाद आज फिर से संसद सत्र लगा तो विपक्ष के सांसदों ने एसआईआर और वोट चोरी पर विरोध शुरू किया। संसद परिसर में आज अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे के अगल बगल में नजर आए और सबने मिलकर वोट चोर गद्दी छोड़, मोदी सरकार शेम शेम के नारे लगाए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर आज की है और तस्वीर लोकसभा परिसर की है। मल्लिकार्जुन खड़गे के एक तरफ आप अभिषेक बनर्जी को देख रहे हैं, टीएमसी सांसद, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं और यहां नारे लग रहे हैं वोट चोर गद्दी छोर या मोदी सरकार शेम शेम। लोकसभा में भी काफी हंगामा हुआ और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोल रहे थे तो एक बार फिर नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड का ड्रामा शुरू हो गया। जरा चलते हैं राज्यसभा, देखिए जरा क्या चल रहा है। You are a supreme authority. You are our guardian. सर, मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है आप एफिडेविट लो, हमने एफिडेविट दिया है। This is not going on record. I'm sorry, this is not going on record. Please, microphone, प्लीज एक मिनट। हाँ सर, हमको अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है, this is not going on record. No, this is not part of the bill. This is not part of the bill. It will not go on record. This is not go on record. This is not part of the bill. This is not going to go on record. This is not part of the bill. Honorable MOP, you're aware. तो सुन रहे थे आप, इट्स नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। यहां पे साफ साफ कहा जा रहा है आसंदी से कि आप जो कह रहे हैं ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। एक बार तो माइक ही बंद कर दिया गया, उसके बाद दोबारा माइक ऑन होने के बाद भी यहां मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ कह रहे थे कि चुनाव आयोग हमें धमका रहा है, डरा रहा है और क्या कुछ हो रहा है, ये सारी बातें यहां रखना चाहते थे संसद के अंदर, लेकिन इन्हें बोलने नहीं दिया गया, अपनी बात रखने नहीं दी गई और जब वो जो भी बात उन्होंने रखी थी उसको रिकॉर्ड में लेने से भी साफ मना कर दिया गया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की तो पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खरी खरी बातें सुना दी हैं। जरा सुन लीजिए, बिहार में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे और कन्हैया कुमार थे, क्या कह रहे हैं सुनिए। माफी चाहूंगा, कन्हैया कुमार और पवन खेड़ा थे, सुनिए। कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज देने से मां बहनों की इज्जत पर असर पड़ता है। आप देखिए, माफ कीजिएगा, ज्ञानेश गुप्ता जी क्या क्या देखते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। उनके मन में भी ऐसे विचार कैसे आते हैं हम नहीं जानते, ये गुप्त ज्ञान हमारे पास नहीं, गुप्ता जी के पास। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज 45 दिन तक सही है, 46वें दिन वो मां बेटियों के, मां बहनों की इज्जत पर कैसे सवाल या निशान उससे लग जाता है, ये बात नहीं समझ में। और अगर सीसीटीवी फुटेज से किसी की इज्जत का हनन होता है तो करोड़ों रुपए खर्च करके सीसीटीवी का बंदोबस्त क्यों किया? गुप्ता जी, कोई गुप्त ज्ञान इसमें भी हो तो बता दीजिए। नहीं बता। अब गुप्ता जी फिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है
कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दी जा सकती। ये कहा उन्होंने 3, साढ़े 3, 4 बजे कहा होगा। 7 बजे मशीन रीडेबल डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट 65 लाख लोगों की मशीन रीडेबल लिस्ट अपलोड कर दी। तो या तो गुप्ता जी को स्क्रिप्ट आती है भाजपा मुख्यालय से, कहीं कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ गई। जो चीज 4 बजे प्राइवेसी का हनन है, निजता का हनन है, वो 8 बजे अपलोड कर देते हैं। और हम उनको चुनौती दे चुके हैं कि बताइए सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऑर्डर। तो कल एक दिन से पहले तो यहां साफ साफ आप सुन रहे थे कन्हैया कुमार और पवन खेड़ा दोनों चुनाव आयोग को घेरते हुए। कल चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पे उधर बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दोनों नेताओं की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और इधर आज दिल्ली में, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम विपक्षी दलों के नेता, सांसद वहां इकट्ठा हुए। गौरव गोगोई थे इसमें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नासिर हुसैन थे, मनोज झा थे, राम गोपाल यादव, जॉन ब्रिटास, फिर महुआ मोइत्रा, अरविंद सावंत, तिरुचि शिवा और संजय सिंह, ये इन तमाम नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इधर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और सबने मिलकर चुनाव आयोग की खूब खबर ली। आइए जरा सुनते हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ कहा है सुनिए। और ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ी जानबूझ के आप कर रहे हैं, इसमें आपने कल अपने आप को एक्सपोज किया पूरे देश के सामने। आप कह रहे हैं महिलाओं की प्राइवेसी भंग हो जाती है। वोटर लिस्ट की जब वोट देने के लिए लाइनें लगी होती हैं महिलाओं की, मैंने तो महुआ जी से कहा कि इस बार जब वोट देने के लिए जाना तो किसी मीडिया वाले को अपनी वीडियो मत बनाने देना, क्योंकि आपकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी उससे। भाई बताइए, आप पूरे देश का चुनाव दिखाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाएं लाइन में लगी हैं, वो आप दिखाते हैं, उनका इंटरव्यू आप लेते हैं, वो आप दिखाते हैं। 45 दिन तक आपके खुद के नियम में आज भी लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी फुटेज देंगे, तब प्राइवेसी भंग नहीं होगी। तो इसलिए आपने सरासर झूठ बोला, सीना ठोक के कल झूठ बोला। चुनाव आयोग ने कल पूरे देश को यह बताने का काम किया कि वास्तव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनावी घोटाला किया है और चुनाव को प्रभावित करने का काम कई राज्यों में किया है। वही खेल आप बिहार में करने जा रहे हैं। तो वही खेल आप बिहार में करने जा रहे हैं और वही खेल आप पूरे देश में करेंगे। क्या ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग लाया जाएगा? क्या ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन पर इंपीचमेंट चलेगा? यह सवाल जब पत्रकारों ने पूछा तो गौरव गोगोई सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने जवाब दिया। उसमें खासकर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने और उनके बाद गौरव गोगोई ने जवाब दिया। क्या कुछ कहा है इस बारे में जरा, क्योंकि कह रहे हैं कि हम इस दिशा में विचार कर रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं सवाल और जवाब, सुनिए। जी काफ़ी चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन, सिंस एवरीवन इज सेइंग कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, इट इज एक्टिंग एज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी। तो इस पे भी आज सुबह चर्चा हुई कुछ अपोजिशन पार्टीज में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाए। तो उस पे कुछ खुलासा करेंगे कि आर यू सीरियस अबाउट मूविंग दिस? हम लोग अगर सब इकट्ठा आपके समक्ष आए हैं तो ग्रेडेड रिस्पांस देखिए, तमाम संसदीय और कानूनी विकल्प खुले हुए हैं, उनका इस्तेमाल होगा। देखिए, इस पर चर्चा हुई है, काफी सहमति बनी और उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। जी मैडम। सर आप माइक तो उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। कानूनी और संसदीय जो पहलू हैं उनको टटोला जा रहा है, यानी इंपीचमेंट की तरफ भी विपक्ष देख रहा है। तो बिहार संसद, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, कांग्रेस मुख्यालय, अलग अलग मंचों से आज चुनाव आयोग को खूब घेरा गया है।
इधर बीजेपी अब उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर भी फंस सकती है। जी हां, बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव में भी फंस सकती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक और बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का शायद ऐलान हो जाए। और माना जा रहा है कि डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा पर इंडिया गठबंधन दांव लगा सकता है, क्योंकि अब तमिलनाडु पर बीजेपी ने दांव खेल दिया है और इस दांव को खेलकर कहीं ना कहीं फंस गई है बीजेपी। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी है। मोदी के गेम प्लान को करारा जवाब शायद इसी से मिल सकता है, क्योंकि तिरुचि शिवा को अगर इधर इंडिया गठबंधन उतार देता है, जो डीएमके से राज्यसभा सांसद हैं, उतार देता है, तो मामला जो है वो तमिलनाडु बनाम तमिलनाडु हो जाएगा। तो किस तरह, यानी यहां पर किस तरह बिगड़ रहा है बीजेपी का खेल, और क्या ज्ञानेश कुमार पर चलेगा महाभियोग, इंपीचमेंट, कैसे मोदी का खेल बिगड़ रहा है, बीजेपी का खेल बिगड़ रहा है, और उधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने फिर से कैसे चुनाव आयोग को घेरा है, इन सब पे चर्चा करेंगे इस पूरे न्यूज पॉइंट पे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, सुनील शुक्ला जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सुबह से लेकर शकील जी, सुबह एक तरफ आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो तमाम हलफनामा लेकर चले आए थे, वो तमाम शपथ पत्र लेकर चले आए थे और दिखा रहे थे कि 18,500 18,500 शपथ पत्र मैंने दिया, आपने क्या कर लिया। और आप राहुल गांधी से 1.25 लाख शपथ पत्र मांग रहे हैं। और इसको लेकर जो कुछ हुआ, अभी हमने विजुअल्स दिखाया, आपके विचार इस पे भी सुनेंगे कि क्या कुछ चला। आंखों देखी, विचार नहीं बल्कि आंखों देखी। उसके बाद आप सीधे पहुंचे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जहां पर ये तमाम नेता मौजूद थे जिनको अभी हमने दिखाया, जिनसे पूछा गया कि क्या इंपीचमेंट लाने जा रहा है विपक्ष। आप तो चूंकि ये तो जो कुछ वहां से आई कैमरे और माइक के जरिए वो हम यहां पर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन जो कुछ आपकी आंखों ने देखा जरा वो बताइए। अनम्यूट कीजिए प्लीज। राम गोपाल जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। संसद के बाद राम गोपाल यादव जो है उन सारे शपथ पत्रों को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी लेके आए, वहां भी उन्होंने इसको दिखाया और ये कहा कि आज राहुल गांधी से आप शपथ पत्र मांग रहे हो। हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में 18,000 शपथ पत्र दिए थे, ये इनकी पावती है हमारे पास, रिसिप्ट है हमारे पास, आप बताइए कि आपने क्या किया। देखिए आज जो 8 दलों के नेता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, ये दरअसल 20 दलों के आने वाले थे और कांग्रेस ने वहां अनाउंस किया और बताया कि एक तो समय बहुत ज्यादा लग जाता है, अगर 20 दलों के आते तो सबको समय देना पड़ता, इसी में काफी 2 घंटे लग गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, तो इसलिए अभी फिलहाल 8 दलों के आए हैं और उन्होंने सवालों के जवाब में ये बात बताया कि हम आए ही इसीलिए हैं कि कुछ विशेष बात है। चुनाव आयोग ने जो जो किया कल वो बताने नहीं आए थे, वो तो सबको मालूम है, वो सब हम लोग लिख चुके हैं, बोल चुके हैं, सारी बातें हो गई। मुख्य मुद्दा जो था वो महाभियोग का ही था। महाभियोग पे आज सुबह जो सारी पार्टियों की मीटिंग होती है खड़गे जी के कमरे में, राज्यसभा के नेता के कमरे में, तो वहां इस पे बड़ी गंभीर चर्चा हुई। वो सबने कहा कि जिस तरह बर्ताव जो है ज्ञानेश कुमार ने किया है वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। वो चुनौती देने के अंदाज में बात कर रहे हैं विपक्ष को, वो विपक्ष को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका काम था कि जो आरोप हमने लगाए हैं उनकी जांच करवाते, मगर वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। आपने देखा कि जो संजय कुमार हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा इस बात को कि ज्ञानेश कुमार नहीं हो आप, अब ज्ञानेश कुमार हो आप। और एक और शब्द कहा बहुत, जो पता नहीं कहना ठीक होगा कि नहीं होगा, आप उसको दिखाएंगे तो उसमें दिख जाएगा। तो उन पे बड़े कड़े आरोप लगाए गए ज्ञानेश कुमार पर। तो ये जो विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है, इसके बारे में आपने सुनाई दिया
कि किस तरह गौरव गोगोई ने साफ कहा कि हाँ हमारी चर्चा हुई और हम सही समय पे इसको बता देंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ विपक्ष महाभियोग लाया था और उसके बाद धनखड़ का इस्तीफा हुआ था। ये ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जैसे ही महाभियोग लाएंगे, ज्ञानेश कुमार तो एक टूल है, पूरी सरकार जो है वो दबाव में आ जाएगी, क्योंकि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात यह थी कि वापस फिर सब साथ आए हैं। जिस बात की सब बड़ी चर्चा करते थे, खासतौर से गोदी मीडिया या बीजेपी, कि नहीं इंडिया गठबंधन में ऐसा है वैसा है, तो आपने देखा कि जो संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के, वो लगातार साथ में आ रहे हैं और यहां आके उन्होंने केजरीवाल के चुनाव का भी जिक्र किया। इसका मतलब कि वो अपने व्यक्तिगत हैसियत से नहीं आ रहे, वो पार्टी की बात यहां कर रहे हैं। टीएमसी की महुआ मोइत्रा तो बोली। तो ये जो है विपक्ष की एकता जो लगातार मजबूत हो रही है, और अभी जो खड़गे जी के यहाँ मीटिंग हो रही है उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट के चुनाव में, तो यहां हम बता दें कि कल जो है बीजेपी ने कांग्रेस को फोन किया था खड़गे जी को और उनसे समर्थन मांगा था अपने उम्मीदवार के लिए, राधाकृष्णन के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जब आप तय कर रहे थे उससे पहले अगर हमसे बात करते तो कोई बात होती, आपने तो बात करी नहीं। हमेशा की परंपरा यह रही है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो सत्ता पक्ष होता है वो विपक्ष से पहले बात करता है, एक पैनल बताता है। लेकिन यहां पे इन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर लिया और उसके बाद उनसे बात कर रहे हैं। तो आज जो है 5 दिन के बाद संसद शुरू हुई थी और संसद परिसर में सुबह 10:30 बजे जैसा कि होता है, सारे के सारे विपक्षी नेता इकट्ठे हुए, विपक्षी सांसद इकट्ठे हुए और बिहार के एसआईआर के खिलाफ और कर्नाटक की वोट चोरी के खिलाफ नारे लगाए। फिर दोनों सदनों में जाके भी यही हुआ, बार बार सदन स्थगित होते रहे। और अब ये जो है हमें लगता नहीं है कि ये ज्यादा टाइम तक चल पाएगी। 21 तारीख है इसका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम संसद के चलने का, लेकिन 1 या 2 दिन चला के सरकार अपने काम निपटा रही है, बहुत तेजी के साथ बिल पेश कर रही है, उन्हें पास करवा रही है। तो ये 1 या 2 दिन में ये साई एंड डाई कर देंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो सवाल रहा वो महाभियोग का रहा। अब महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको लेके विपक्ष और गोदी मीडिया और तमाम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत जटिल है, ऐसा है। वो जटिल धनखड़ के लिए भी उतनी ही थी। वो जटिल अभी जो हाईकोर्ट के जज जो हैं उनके खिलाफ, यशवंत वर्मा के खिलाफ जो प्रोसीजर है उसके लिए भी उतनी थी। वो सारी प्रक्रिया एक ही है, संविधान की धारा 324 में आती है, वो सारी प्रक्रिया एक ही है। लेकिन उस प्रक्रिया में आप पेश कर सकते हैं राज्यसभा में 50 सांसदों के साइन चाहिए होते हैं खाली, वो 50 सांसदों के साइन विपक्ष के पास हैं। और 100 सांसदों के साइन अगर लोकसभा में जाते हैं तो लोकसभा में पेश करने के लिए 100 सांसदों के साइन विपक्ष के पास हैं। इसलिए ज्ञानेश कुमार या बीजेपी ये न सोचे कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग पेश नहीं हो सकता, पेश हो सकता है। वो हमें लगता है जिस तरह की बातें करी और आज साफ कहा उन्होंने कि हम यहां आए क्यों हैं और वाकई क्यों आए हैं। ये थोड़ी कहने आए थे ज्ञानेश कुमार ने कल क्या कहा, ये तो आप सब दिखा चुके, सब बोल चुके, हम भी लिख चुके, सब लिख चुके। इसीलिए आए थे कि ये बताया जा सके कि श्रीमान ज्ञानेश कुमार जी, आप किसी खुशफहमी में नहीं रहना। आप विपक्ष के लिए जिस भाषा में बात कर रहे हो, जिस तरह उसे चैलेंज दे रहे हो, ये आपका काम नहीं है और हम आपके खिलाफ महाभियोग लाएंगे और उसके बाद आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, महाभियोग, क्या आपको भी लगता है कि महाभियोग लाया जा सकता है इनके खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ? नंबर तो है जैसा शकील जी ने कहा, और तलवार आज लटका दी है विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के सर पे। और वो कब वो धागा काट देंगे और तलवार नीचे आएगी वो हम देखते हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो भाषा डिक्टेटर की भाषा है। वो नेता प्रतिपक्ष के लिए, भारत की संसद के नेता प्रतिपक्ष के लिए कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प नहीं है। धमका रहा है, सामने वाला धमका रहा है। ये बात भारत के प्रतिपक्ष के नेता को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं कह सकती।
भारत के राष्ट्रपति भी इस भाषा में बात नहीं कर सकते कि तीसरा विकल्प नहीं है। प्रशांत जी जरा सुन लेते हैं। मैं अपनी टीम को कहूंगा आप अपनी बात रखिए, उसको रिकॉल करना जरूरी है। जब ये धमका रहे थे नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी को लेकर, धमकी भरा जो लहजा इनका है उसको जरा सुन लेते हैं और ये समझने की जरूरत है कि आखिर आप धमका कैसे सकते हैं एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान को। आप चेहरे का एक्सप्रेशन उनका देखिए जब ये बात कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प नहीं है। आप वायसराय हैं भारत के, आप राजा महाराजा हैं। जरा सुनते हैं प्रशांत जी, जरा सुन लेते हैं इनको, सुन लेते हैं, सुनिए। सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं। तो सुन रहे थे प्रशांत जी, साफ साफ। हाँ, अब आप इनको कहिए कि जो राहुल गांधी का आज का वीडियो है जिसमें मतदाता है जिन्होंने चुनाव में वोट डाले हैं, जो जीवित थे, जिनके पास कार्ड है, उनके नाम कट गए। किसके लिए बोल रहे हैं ये? 65 लाख लोगों के नाम आपने किस आधार पर काट दिए? कोई मामूली बात है? दुनिया के किसी लोकतंत्र में 65 लाख लोगों के नाम कट सकते हैं कभी? जिनको आप मृत बता रहे हैं 22 लाख लोग, वो 22 लाख लोग तो 2024 के इलेक्शन में उन्होंने वोट डाला होगा, वो तो लिस्ट में थे। उनका वोट किसने डाल दिया? तो बहुत ही शर्मनाक। और जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं राजीव जी, देखिए मैंने चुनाव आयोग तब से कवर किया है जब ज्ञानेश कुमार कहीं किसी दफ्तर में काम करते होंगे, जब टीएन सेशन का चुनाव आयोग था। और टीएन सेशन बहुत सख्त आदमी था, हम सब जानते हैं, हमने तो उनसे उनके इंटरव्यू किए हैं। टीएन सेशन भी किसी भी राजनेता को व्यक्तिगत रूप से इस तरीके से बात नहीं करते थे कि तीसरा विकल्प नहीं है। इस तरीके की भाषा भारत के ये लोकतंत्र की हमारी जो कमजोरी उसको दिखाती है कि भारत एक बनाना रिपब्लिक है कि चुना हुआ नेता प्रतिपक्ष जिसको शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, उसके लिए एक अधिकारी ये कह रहा है कि तीसरा विकल्प नहीं है, और शर्मनाक है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, महाभियोग तो की तलवार तो है ही इनके सर पे। देखिए किसी भी कीमत पे बिहार को जीतने की जिद बीजेपी को कहां ले आई, बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को कहां ले आई। अभी आप देख लीजिए कि आज जो दूसरा दिन है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य जो वहां पर यात्रा कर रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है, लोग मिल रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोग अपनी आप बीती सुना रहे हैं कितने वोट कट गए लोगों के। अभी वीडियो आपने दिखाया, ये बिहार की जनता में एक जो है आंदोलन पैदा हो रहा है। और आज जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बिहार के लोग नहीं थे केवल, उसमें बिहार के अलावा बंगाल, महुआ मोर्चा थी वहाँ पे राम गोपाल यादव थे, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र। तो अब ये पूरा आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है और ज्ञानेश कुमार भारत के मतदाता के विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ है। ये इसको युद्ध नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? 65 लाख लोगों के नाम आपने काट दिए एक रात से, और इस बात का कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं है कि एंड चुनाव के पहले ही ये क्यों हो रहा है। महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ ये? और बेसिल पैर के लॉजिक
कि सीसीटीवी फुटेज देंगे तो महिलाओं की प्राइवेसी का हनन होगा। सुप्रीम कोर्ट को गलत ढंग से कोट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल डेटा मत दो, डिजिटल वोटर लिस्ट मत दो, क्योंकि प्राइवेसी का हनन होगा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शाम को 4:30 बजे, और रात में 8-9 बजे उन्होंने वो मशीन रीडेबल डेटा रिलीज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा ये? क्या ज्ञानेश कुमार जी बता पाएंगे कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये? तो सुप्रीम कोर्ट को गलत कह रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं और अपनी ही बात को, तो इसका मतलब है कहीं से गाइडेड है, कोई इनको गाइड कर रहा है। और बहुत सिंपल सी बात है कि जब तक इनके पीछे कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, जब तक मोदी अमित शाह का हाथ नहीं है इनके ऊपर, तब तक ये राहुल गांधी या नेता प्रतिपक्ष पे और बिहार के मतदाताओं पे ऐसी जबान पे बात नहीं कर सकते जैसी बात वो कर रहे हैं। जब इनका चुनाव हुआ था, जब ये चुन के आए थे वहां पे, जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, तब भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि अमित शाह के तहत ये मंत्रालयों में काम करके आए हैं और इनकी वफादारी लगता है कि अभी बनी हुई है वहां पे, जिस तरीके की बात कर रहे हैं। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बिल्कुल धाराशायी हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में पॉलिटिकल दिमाग का, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे या दूसरे लोग हैं, पॉलिटिकल ढंग से सोचने वाला कोई नहीं है। इनके पास केवल सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग करके चुनाव को कब्जा करने के अलावा दूसरी रणनीति इनके पास नहीं है। इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जनता के बीच में ये बात जा रही है, इसका मतलब क्या होगा। मान लीजिए कि इलेक्शन इसी मुद्दे पे हो रहा है, मान लीजिए, और ऐसा लग रहा है कि इसी मुद्दे पे चुनाव हो जाएगा, तो बीजेपी का पॉलिटिकल स्टैंड क्या होगा? रैलियों में क्या बात करेंगे ये 65 लाख लोगों के जो नाम कट गए ये SIR पे? तो बीजेपी अपनी राजनीतिक रणनीति को भी खतरे में डाल रही है, चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख के, कि कैसे भी हमको बिहार का चुनाव जीतना है और कैसे भी के चक्कर में पूरे देश में इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश में इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। जरा जल्दी से सुनील जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि अब ज्ञानेश कुमार जिस दिशा में काम कर रहे हैं, जिस ढंग से वो बातें कर रहे हैं, वो उनके इम्पीचमेंट का बुलावा है, यानी आप बैल मुझे मार की तरफ वो बढ़ रहे हैं, ऐसा माना जाए? क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव करवाइए, अच्छे से करवाइए, पारदर्शी तरीके से करवाइए, आप अपना भरोसा जीतिए, भरोसा कायम रखिए, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन यहां तो बिल्कुल एक प्रवक्ता की तरह आप बात कर रहे हैं। बोला मनोज झा ने आज कि भाजपा को एक नया प्रवक्ता मिल गया। आपको लगता है कि इंपीचमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं ये? महाभियोग के अलावा कोई विकल्प नहीं विपक्ष के पास, और महाभियोग बिल्कुल लाना चाहिए। सवाल यह है कि अगर इस तरह इस शब्दावली में कोई विपक्ष के नेता के बारे में बात करे तो विपक्षी दलों के पास विकल्प क्या है? आप विपक्ष की शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष के नेताओं और विपक्षी दल के नेता के प्रति आप इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करेंगे। सत्तारूढ़ दल के प्रति आपकी कोई आवाज नहीं खुलेगी, जो शिकायतें होंगी उसका आप संज्ञान नहीं लेंगे। चुनाव के पारदर्शी और तटस्थ होने का आरोप लगते रहेंगे और आप उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आखिर विपक्ष जाएगा कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में गया, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे काम हो रहा है। लेकिन क्या किसी संवैधानिक संस्था को काम कराने के लिए हमेशा सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा? क्या विकल्प है आपके पास? और निश्चित रूप से महाभियोग प्रस्ताव पारित कराने की ताकत विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन महाभियोग के आने से चर्चाएं खुल जाती, चर्चाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। सरकार पे भी हमले होंगे, निर्वाचन आयोग पे भी हमले होंगे। विपक्ष ने जो आरोप लगाए, विपक्ष ने जो बातें कही, उसका जवाब ही तो आपको देना है ज्ञानेश कुमार जी को। ज्ञानेश कुमार जी उन चीजों का जवाब तो दे नहीं रहे। लोगों के मन में जितने सवाल बढ़ रहे हैं उस किसी का जवाब उन्होंने नहीं दिया।
और जो तथ्य भी उन्होंने रखे वो भी बेमानी है, तथ्यहीन है, कई बातें गलत भी हैं। सवाल है कि अगर आप ये कहते हैं कि मशीन रीडेबल, अगर आपको मशीन वोटर लिस्ट देने से निजी उसका दुरुपयोग हो सकता है तो आपने क्यों दे दिया? अभी तो निर्वाचन आयोग ने दिया। निर्वाचन आयोग ने मना कब किया था आपको? SIR के मामले में तो उसने कहा कि मशीन रीडेबल आप लिस्ट जारी कीजिए, और आपने कर भी दिया क्योंकि उससे आप भाग नहीं सकते थे। आपने ये कह रहे हैं कि जो BLO है वो घर घर जा रहा है। अरे BLO के घर घर न जाने की जो शिकायतें मिली हैं, एक तो शिकायतें नहीं है, सैकड़ों की संख्या में शिकायतें, मीडिया संस्थानों ने उसकी शिकायत की है, राजनीतिक दलों ने उसकी शिकायत की है, उसका भी आप संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो लिस्ट तैयार की गई है, जो यह ड्राफ्ट लिस्ट है, इसको तैयार करने में उस गांव का सरपंच, पॉलिटिकल पार्टी का BLA और निर्वाचन आयोग का BLO इन्होंने गांव में सभाएं की है। गांव में लोग हलफनामा दे के कह रहे हैं कि हमारे गांव में कोई सभा नहीं हुई। जो BLA है वो कह रहा है कि हमारे गांव में कोई सभा नहीं हुई। माननीय ज्ञानेश कुमार जी इस बात का कोई प्रमाण भी नहीं दे पा रहे हैं। कोई वीडियो क्लिप दे दें, कोई फोटो दे दें कि देखिए भाई सासाराम जिले में ये बैठक हुई है, औरंगाबाद जिले में बैठक हुई है, बक्सर में बैठक हुई है, सुपौल में बैठक हुई है। आप उसका भी कोई हवाला आपके पास नहीं है, कोई अभिलेख नहीं है। तो आपके द्वारा कही गई हर बात स्वीकार कर ली जाए, और विपक्ष का नेता अगर कोई बात कर रहा है उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे। सवाल केवल नहीं रह गया है, सवाल ये हो गया कि पूरे निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा हो गया। अभी एक हाल का सर्वे आया, सब पब्लिक डोमेन में है वो, कि सबसे निचले स्तर पे है निर्वाचन आयोग का की विश्वसनीयता लोगों के बीच में, और इस सर्वेक्षण में बिहार शामिल नहीं है। तब यह हालत है। ये जिम्मेदारी किसकी है? और किसी भी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता लोगों में बनी रहे, इसके लिए क्या राजनीतिक दलों को पहल नहीं करनी चाहिए? इससे इतर कि ज्ञानेश कुमार जी ने क्या कहा है, ज्ञानेश कुमार किस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष की खासतौर से भी, कि वह किसी भी संवैधानिक संस्था के जन विश्वास को कायम रखे। और इसके लिए ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ महाभियोग बिल्कुल लाया जाना चाहिए। ये आज की जरूरत है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी, भारतीय जनता पार्टी को इसकी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। निर्वाचन आयोग को मैनेज करके हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप अपने चुनाव प्रबंधन को ठीक कर ले। चुनाव जीतना और जन विश्वास हासिल करना बहुत कठिन काम। जन विश्वास आप लोगों के बीच में उनके मसलों के साथ खड़े होकर के हासिल कर सकते हैं। पूरे के पूरे बिहार में यह आंदोलन इस बात के लिए हो रहा है कि लोगों के मताधिकार छीने जा रहा है, लोगों के वोट देने का अधिकार छीने जा रहा है, मतदाता सूची में गड़बड़ियां हो रही हैं। और आप कह रहे हैं कि उसके साथ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्वाचन आयोग के साथ खड़े होंगे, तो लोग उनके साथ कैसे खड़े हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार जी जो जितनी बातें अगर आप कहिए, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो ज्ञानेश कुमार जी बहुत ही दावे के साथ या पुष्ट तरीके से कह रहा है। क्या कहना है कि आप चुनाव के पूर्व मतदाता सूची का परीक्षण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जिस साल चुनाव हो रहा है उसी समय क्यों मतदाता परीक्षण होना चाहिए? और जिन सालों में किसी राज्य में चुनाव हुआ है, उस किसी भी राज्य में मतदाता का इस तरह का सघन परीक्षण नहीं हुआ। 2003 में जब सघन परीक्षण हुआ था, तभी महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश को उससे बाहर रखा गया, क्योंकि उस साल वहां पे चुनाव होने थे। इस परंपरा को निभाने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? 2003 का क्या सर्वेक्षण 6 महीने में पूरा हो गया था? जो मानक है उसका भी तो उन मानकों का आपको आप पूरा करेंगे। और मतदाता सूची अगर ठीक नहीं रहेगी तो चुनाव कैसे ठीक हो जाएगा? ये कौन सा तर्क है? मतदाता सूची में गड़बड़ियां हो सकती है, ये ज्ञानेश कुमार जी कह रहा है, और मतदान जो है वो ठीक ठाक हो जाएगा। कैसे संभव है? ये कहां संभव है? आप इनके तर्क कितने बेमानी है। इनका कहना है कि कई मकान ऐसे होते हैं जिनका नंबर 0 होता है। मान लीजिए आपकी बात तो 0 होता है, उस 0 मकान में 100 लोग हैं, तो 1 नंबर के मकान में 100 लोग, 200 लोग और 250 लोग कैसे हैं? 2 नंबर के मकान में 500 लोग कैसे हैं? 3 नंबर के मकान में 700 लोग कैसे हैं? इसका जवाब आपके पास क्या है? आप लोगों को गुमराह करके और तथ्यों को अपने मन से रख करके जो संस्था के प्रति विश्वास पैदा हो रहा है उसको आप खारिज नहीं कर सकते, वो संभव ही नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी से उम्मीद की जा रही थी कि वो अगर
पहली बार, मतलब ये एसआईआर शुरू होने के बाद पहली बार वो अवतरित हुए हैं, तो कुछ इस तरह की बात करेंगे जो विपक्ष के ने सवाल उठाए उसका कोई जवाब आएगा। निर्वाचन आयोग की कार्यशैली को लेकर के जो लोगों में विश्वास पैदा हो रहा है उसका कोई प्रतिकार आएगा। एसआईआर को लेकर के बिहार के लोगों में जो कोई संदेह की स्थितियां हैं वह संदेह दूर होंगे, कुछ भी नहीं हुआ। विपक्ष का नेता कोई ऐसा तो ही नहीं कहीं से उठ के चला आया, किसी राजनीतिक दल का 25 पैसे वाला सदस्य है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका नाम भी लेने में आपको संकोच हो रहा है। किसी ने कोई आरोप लगाया, ऐसा क्या मतलब है? विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया है और उस आरोप का जवाब आपको देना चाहिए। और विपक्ष का नेता जनप्रतिनिधि है, उसको यूं ही नहीं खारिज किया। वीडियो आपका सुनील जी अटक गया है, सुनील जी का वीडियो। और लेकिन यहाँ बहुत गंभीर चर्चा में यही बात हो रही है कि ज्ञानेश कुमार के यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने साफ साफ कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी को धमकाने के अंदाज में जो बातें कही हैं वो विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और चूंकि राहुल गांधी जिस पद पर हैं यानी नेता प्रतिपक्ष के पद पर, वो पद जो है वो संवैधानिक पद है और इस संवैधानिक पद पर बने हुए किसी भी नेता के लिए अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, इस ढंग से धमकाने वाले अंदाज में अगर आप बात कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। और यही बात आज पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा था और कह रहे हैं ये कि सप्ताह भर में या तो आप माफ़ी मांगिए, 1 सप्ताह का समय दिया है, या तो आप शपथ पत्र दीजिए या माफ़ी मांगिए। और जिस अंदाज में इन्होंने कहा है वो अंदाज इनका ठीक नहीं था, इसीलिए यहाँ पर ये बातें बार बार आ रही हैं। जब पूछा गया इनसे यानी विपक्ष से कि क्या इस बीच ये देखिए तस्वीर, राहुल गांधी गया जी पहुंच चुके हैं, गया बोध गया आप जानते होंगे, वहां पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी इस वक्त, और वहां की सीधी तस्वीर हमारी टीम वहां पहुंची हुई है, वहां से सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काफ़ी जोश है लोगों में, काफ़ी उत्साह है लोगों में। राहुल गांधी थोड़ी देर में यहाँ पर भाषण देंगे, जो भाषण देंगे वो उसमें क्या कहते हैं ये सब आप तक हम पहुंचाएंगे। चर्चा यहाँ जारी है। सुनील जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आता हूँ जल्दी से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास। सुनील जी प्लीज। सवाल केवल यही है कि क्या ज्ञानेश कुमार जी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल गया? आप विपक्ष के नेता पर आरोप लगा देंगे, जो समाजवादी पार्टी के उत्तर बने लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है, उसको आप उनके एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि हमने एफिडेविट दिया है, एफिडेविट बाकायदे पब्लिक डोमेन में उन्होंने रख दिया और आप कह रहे हैं कोई एफिडेविट मिला ही नहीं। बीजेडी के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अभिलेख रख दिए हैं, उन्होंने एफिडेविट दिए हैं, उसका भी आप संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। और एफिडेविट के लिए आप विपक्ष के नेता के ऊपर दबाव डाल रहे हो। और ठीक है, एफिडेविट का सामान्य नियम क्या होता है? जो जानकारी आप दे रहे हैं उस जानकारी के लिए आपको एफिडेविट देना होगा। अगर वो जानकारी निर्वाचन आयोग के द्वारा, वो तथ्य निर्वाचन आयोग के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, तो उसके एफिडेविट राहुल गांधी को क्यों देना चाहिए? उसका एफिडेविट तो निर्वाचन आयोग को देना चाहिए कि जो मतदाताओं के संबंधित जानकारियां दी गई हैं राहुल गांधी के द्वारा, वो गलत है या सही है। राहुल गांधी तो डेटा अपने पास से लाए नहीं है, उन्होंने किसी अन्य एजेंसी को कोट नहीं किया है, उन्होंने यह भी नहीं कहा कि डाटा उन्होंने अपने आप एकत्रित किए हैं, निर्वाचन आयोग से उन्होंने प्राप्त किया है। निर्वाचन आयोग कहते हैं कि जो ये डाटा दे रहे हैं मतदाताओं को लेकर के वो गलत है। मतदान की प्रक्रिया में जो गतिविधियां हुई उसका उल्लेख कर रहे हैं राहुल गांधी, आप भी इनकार कर दीजिए। आप अगर वो कह रहे हैं कि ये कौन सा तर्क है कि आप कहेंगे कि साहब सीसीटीवी कैमरा देने से लोगों की प्राइवेसी खतरे पड़ जाएगी, तो आप लगाए क्यों है? आपने अरबों रुपया टैक्स पेयर का पैसा लगा करके सीसीटीवी कैमरा क्यों लगा रहा है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे क्यों लगे हुए हैं? इस बिना पर की प्राइवेसी खतरे पड़ जाएगी, आप बताएंगे नहीं लोगों को जी। तो विपक्ष के नेता पे सवाल पैदा करके, प्रमुख विपक्षी दल पे सवाल पैदा करके, एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल पे सवाल पैदा कर आप अपनी जवाबदेही से बच जाएंगे, ये कैसे संभव है? और अगर आप यह प्रयास करेंगे तो इन विपक्षी दलों के पास विकल्प क्या है? वो आपसे मिलने का समय मांगे तो आप देंगे नहीं, संसद से निकल के आपके पास जाने का प्रयास करेंगे तो पुलिस आपके पास जाने नहीं देगी। आप जब बाहर निकल करके निकल के आएंगे, लोगों से बात करेंगे तो उन सवालों का जवाब नहीं देंगे। यही तो विकल्प बचता है कि महाभियोग लाया जाए, और क्या विकल्प बचता है?
और महाभियोग लाया जाना चाहिए। यह महाभियोग जब आएगा तो इस विषय पर व्यापक चर्चा होगी। फिर सरकार भी यह नहीं कह पाएगी कि निर्वाचन आयोग को लेकर के चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि निर्वाचन आयोग का कोई प्रतिनिधि नहीं है यहाँ जवाब देने के लिए। तब उस वक्त चर्चा करने के लिए मजबूर होंगे। इस स्थिति पैदा हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल है कि ज्ञानेश कुमार जी की गतिविधियों के कारण इस देश के प्रमुख संवैधानिक संस्था के प्रति जनविश्वास घट रहा है जी। और यह अब यह बात पब्लिक डोमेन में है। यह बात लोग कहने लगे हैं, विभिन्न राज्यों में लोग कहने लगे। तो यह सरकार के साथ साथ राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है कि वह निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता को बरकरार रखे। और इस विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए अगर ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ महाभियोग लाने की आवश्यकता है तो लाई जाना चाहिए। जी बिल्कुल लाना चाहिए। अगर यहाँ इम्पीचमेंट की बात, और इम्पीचमेंट बाद में क्या होता है ये नहीं, लेकिन उससे पहले इम्पीचमेंट ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, आंकड़ों के हिसाब से ला सकते हैं। और विपक्ष के पास उतने आंकड़े हैं जिस आधार पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी भी सदन में इम्पीचमेंट इनके खिलाफ, यानी ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके खिलाफ लाया जा सकता है। और इसलिए क्योंकि ज्ञानेश कुमार की जो भाषा है वो भाषा किसी प्रवक्ता की भाषा बताई जा रही है। जरा आपके विचार भी सुनना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। कल से लगातार चर्चा, क्योंकि पहली बार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नए चुनाव आयुक्त बनने के बाद ज्ञानेश कुमार की, और उन्होंने सीधा सीधा राहुल गांधी पर ही हमला बोलना शुरू कर दिया। देश के लोकतंत्र और खासकर चुनाव आयोग को जिस रवैये से वो गुजर रहा है कैसे देखा जाए, जबकि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी फंसा हुआ है, चुनाव आयोग धरातल पे भी फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और नॉर्मल बिहार की हालत आप देख ही रहे हैं। बिहार के लोग राहुल गांधी के साथ आके और कह रहे हैं कि 4-4, 5-5 बार हमने वोट दिए लेकिन हमारा वोट कट गया है, हमारा नाम वोटर लिस्ट से गायब है। कैसे देखा जाए प्रकाश जी? राजीव जी शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि महाभियोग लाया जा सकता है, इसमें तो दो मत नहीं, लाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग लाया जाना, महाभियोग की बात करना ही मुख्य चुनाव आयुक्त की इज्जत बताता है कि उनकी कितनी इज्जत है। जो बात वो कहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे बीएलओ जाते हैं, कई लोग बेघर हैं, उनके मकान नंबर 0 लिखे जाते हैं। तो भाई जो शुक्ला जी ने कहा कि एक नंबर पर या 2 नंबर या 3 नंबर जिसके मकान नंबर है वहां 100 मतदाता कैसे होते हैं। एक और बात, वो जिस शून्य की बात कर रहे हैं कि शून्य मकान नंबर हम बताते हैं, तो कोई तो वार्ड होता होगा, कोई तो मोहल्ला होता होगा कि मोहल्ला नंबर ये, वार्ड नंबर ये, मकान नंबर 0। तो एक मकान में, एक मोहल्ले में या एक वार्ड में कितने मकान 0 नंबर के होते हैं, ये भी कोई बात उन्हें पता नहीं। राजीव जी आप जानते हैं कि जो बीएलओ नामक पदाधिकारी होता है वो सरकारी महकमे में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। तेजस्वी यादव अभी भाषण दे रहे हैं गया जी में, जरा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, सीधे चलते हैं। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का काफिला गया जी पहुंच चुका है। जिसको गया कहते थे अब गया जी कहा जाने लगा है, वो नाम वही है। और इन लोगों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? अब मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हो गए कि नहीं? ये खटारा सरकार 20 साल तक बिहार को गरीब बना के रखा, बिहार को बेरोजगार बना के रखा, पलायन जो है बढ़ गया है, शिक्षा चिकित्सा सब बर्बाद हो गया है। आप लोग इस बार महागठबंधन का साथ दीजिए, इंडिया अलायंस का साथ दीजिए, हाथ मजबूत कीजिएगा, सरकार बनाइएगा। दोनों हाथ उठा करके सब लोग बताओ सरकार बनाना है कि नहीं बनाना, बनाना है कि नहीं बनाना। तो आप सब लोगों का साथ मिले, और जब सरकार बनेगी तो पढ़ाई दवाई नया बनाने का काम करना है, नए सोच के साथ जो तरक्की की बात करे उसी को आप लोग चुनने का काम कीजिए। जो करना चाहते हैं, जो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, उनको आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा
इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के सभी दल के नेताओं को दिल से आभार प्रकट करते हैं कि विशेष तौर पे राहुल जी को कि भाजपा के डिजाइन को वोट चोरी कह लीजिए, वोट डकैती कह लीजिए, भारी डाकू लोग हैं ये लोग, इसलिए इन्होंने अच्छे से उनका इलाज किया है और आगे भी करना है और देश को बनाने का काम करना है। हम लोग केवल सरकारी नहीं बनाना है, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। तो आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं, प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जोश भरते हुए और लोगों का जोश हाई करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ इसके बाद तेजस्वी यादव के भाषण के बाद राहुल गांधी भाषण देंगे, वो भी हम आप तक लेके चलेंगे कि राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। ये लाइव तस्वीर हम आपको पहुंचा रहे हैं बिहार के गया जी से, और जहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का काफिला पहुंच चुका है। झंडे बैनर आप देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ है, और प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी अपनी बात, अपने विचार रखिए। हम लोग ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग, इन सब की बात कर रहे हैं, और जैसे ही इधर राहुल गांधी आते हैं उनकी बात भी हम पहुंचाएंगे अपने साथियों तक। प्रकाश जी। जी राजीव जी, जिस तरह की बातें मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहे थे उसमें उनका यह कहना है कि हमने 0 मकान नंबर दिया, लेकिन वो भूल गए कि राहुल गांधी ने 3 मुख्य बातें कही थी। उनकी 3 शिकायतें थी। नंबर 1, नाम डुप्लीकेट हैं, नंबर 2, गलत पते हैं, और नंबर 3, एक ही पते पर कई वोटरों के पंजीकरण के मुद्दे हैं। और उन्होंने बंगलुरु सेंट्रल का उदाहरण दिया, जहां 1 लाख से भी ज्यादा फर्जी मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन थे। राहुल गांधी ने केवल बिहार की बात नहीं की, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा की बात भी की। और जिस बीएलओ की बात मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त तो वो अधिकारी होता है जो सबसे निचले स्तर का, निचले वर्ग का सरकारी कर्मचारी होता है, चाहे वो पटवारी हो, क्लर्क हो, निम्न श्रेणी शिक्षक हो। निम्न श्रेणी कोई शिक्षक नहीं होता, लेकिन सरकारी पदनाम यही होता है। माफी चाहूंगा, फिर रोकना चाहूंगा, जरा राहुल गांधी को सुनते हैं। जी भट्टाचार्य जी, साहनी जी, मांझी जी, कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप बिहार में वोट चोरी होने दोगे? कोई कर सकता है? भाई और बहनों, सालों से लग रहा था कि चुनाव में कोई ना कोई गड़बड़ है। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले, और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। महाराष्ट्र के बाद हमने थोड़ी अपनी इंक्वायरी शुरू की, कर्नाटक में 1 सीट चुनी, बेंगलोर सेंट्रल, और उसमें 1 विधानसभा में हमने सारी की सारी वोटर लिस्ट चेक की, फोटो को फोटो से मिलाकर, हर नाम को हर दूसरे नाम से मिलाकर, और हमने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर एक असेंबली में ढूंढ के निकाले। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इलेक्शन कमीशन के सामने, मैंने उनको बताया कि 5 तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस,
एक एड्रेस में 50-60 लोग रह रहे हैं। फॉर्म 6 एड्रेस 0000 और फेक फोटो या जिसमें किसी की फोटो ही नहीं दिख रही है। मैंने साफ कहा कि 1 लाख फर्जी वोट हैं। चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग क्या करता है? यह नहीं कहता कि विपक्ष के नेता ने आरोप उठाया है, चलो चेक करते हैं। यह नहीं किया, उल्टा मुझे कहते हैं आप एफिडेविट दो और उसके बाद कहते हैं कि ये पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। कहते हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। मगर इन्होंने क्या किया? बिहार के लिए जैसे मोदी जी स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, बिहार के लिए ये एक नया स्पेशल पैकेज लाए हैं। उसका नाम है SIR। SIR का मतलब नए तरीके से चोरी करना। इन्हें मालूम पता लग गया है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली। इनको पता लग गया कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में हमें पकड़ लिया। अब ये नए तरीके से बिहार में SIR से चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी, वोट चोरी नहीं हो सकती है बिहार में। हो सकती है बिहार में वोट चोरी? कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं, नहीं कर सकता है। भाई और बहनों, आपको मालूम है चोरी क्यों होती है? कि आपका धन, आपका रोजगार, आपका भविष्य आपसे छीना जाए। आप यहां एग्जाम लेते हो, पेपर लीक होता है। आप रोजगार मांगते हो, रोजगार नहीं मिलता है। अदानी को एयरपोर्ट, पोर्ट, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। अगर बिहार का युवा कंपनी खोलना चाहता है, सपना देखना चाहता है, तो आपको सपना देखना भी मना है आज के बिहार में। आप सच्चाई भूल जाओ, आप सपना भी नहीं देख सकते हो आज के बिहार में। क्यों? क्योंकि आपकी राजनीति, आपका वोट आपसे छीना जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। इसीलिए हमने ये यात्रा बिहार में शुरू की है, वोटर अधिकार यात्रा। आपका जो अधिकार है उसको, उसकी रक्षा करने के लिए ये सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर हजारों किलोमीटर आपके साथ चल रहे हैं कि चुनावी आयोग को, इलेक्शन कमीशन को 100% पता लग जाए कि अगर उन्होंने बिहार में चोरी करने की कोशिश की तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाने जा रही है। और मैं भाइयों और बहनों, आपने देखा है कि जब मैं कुछ कहता हूं मैं करके दिखाता हूं। देखा है आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं स्टेज से। देखा है आपने? अब आप अच्छी तरह सुनिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को
देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है, भाई और बहनों, ये देश जो है, भारत माता, वो कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे, ये जो है, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है, ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को, ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। दिल से आप सबका धन्यवाद कि आप यहां आए, बारिश के समय, गर्मी में आप यहां आए, संविधान की आपने रक्षा की, वोटर चोरी रोकी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। भागीरथ माझी और उनका परिवार यहां पर सर मौजूद है, उसका घर आपने बना के दिया भागीरथ जी और उनका परिवार को, आप इनको चाबी देंगे। वादा तो सबने किया था, राहुल गांधी जी ने भागीरथ माझी के घर गए और उस शिकस्ता टूटे मकान को देखा, और जो दिल में जज्बा है, आज मकान बना करके चाबी भागीरथ माझी और परिवार को एक पूरा मकान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर से ये चाबी दी जा रही है। भागीरथ माझी के घर को सबने देखा, लेकिन दर्द किसने महसूस किया? राहुल गांधी जी ने यह दर्द महसूस किया। ईश्वर भी साथ है, और ऊपर वाला भी खुदा ईश्वर भी साथ है। आज बारिश का यह आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। राहुल जी, आप यहां आए, गर्मी में बारिश भी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देख लिया ये कनेक्शन आपने, बारिश होने लगी, बहुत शानदार बारिश हो रही है वहां पे। जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, बारिश की शुरुआत हो गई। ऐसे ही एक बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी का भाषण काफी वायरल हुआ था जब वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे। कर्नाटक के मैसूरू का वो दृश्य था, आप लोगों को याद होगा। और आज ये गया जी में राहुल गांधी और दशरथ माझी के परिवार को वो, क्योंकि उनके लिए उन्होंने पक्का मकान बनवा के दिया है, उसकी चाबी भी सौंपी। और साफ साफ संविधान को दिखाते हुए राहुल गांधी ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी जी और चुनाव आयुक्त जी यानी चुनाव आयोग, आप इस संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसके साथ इसको छू भी नहीं सकते। इसका मतलब है साफ साफ कि एक चुनौती भी राहुल गांधी पेश कर रहे हैं। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, फिर अमलेंदु जी के पास आता हूं और जल्दी जल्दी आप तमाम साथियों के पास। प्रकाश जी। जी शुक्रिया। तो मैं तेजस्वी यादव का शब्द उधार लेना चाहता हूं कि न केवल ये सरकार खटारा हो गई है, बल्कि चुनाव आयोग भी खटारा हो गया। चुनाव आयोग में जिस तरह की गतिविधियां चल रही है, इस खटारा चुनाव आयोग में जिस बीएलओ की बार बार बात की जाती है, जो मकान नंबर 0 बताता है, ऐसा एक और वाकया सुनाता हूं। वह यह कि कई बीएलओ घर बैठकर काम करते हैं, वे जाते ही नहीं फील्ड में, नागरिक से मिलते ही नहीं, और घर बैठ के जो भी पता जानकारी होती है उसके हिसाब से लिख देते हैं। ऐसे भोपाल का एक किस्सा है। एक बीएलओ को काम दिया गया श्यामला हिल इलाके में मतदाताओं की सूची के पुनरीक्षण का। तब वहां नए मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो उस बीएलओ ने बैठे बैठे वो पूरा फॉर्म भर दिया। जब मुख्यमंत्री जी का नाम आया और उनके पिता का, मुख्यमंत्री का नाम उन्होंने निवास वाले नागरिक के रूप में भर दिया और उनके पिता की जगह लिख दिया नामालूम। तो ये नामालूम शब्द उन्होंने लिख दिया। लेकिन जब आप वोट देने जाते हैं, आप भी गए होंगे, आपने देखा होगा कि जो मतदान अधिकारी, वो एक अधिकारी नाम पुकारता कि राजीव रंजन आए हुए, उनके पिता का नाम ये है, और अब वो उनका मतदाता क्रमांक ये है, और बाकी जो चुनाव के
जो एजेंट होते हैं वो टिक कर लेते हैं अपनी मतदाता सूची। तो जब मुख्यमंत्री जी का नाम आया तो उसने पढ़ा कि श्यामला हिल, बंगला नंबर फला फला, मुख्यमंत्री जी ये और इनका पिता नाम मालूम। तो वहां सारे लोग चमत्कृत रहे कि भाई मुख्यमंत्री के पिता का नाम नामालूम है, यानी क्या अज्ञात है उनका पिता। इस तरह की गड़बड़ियां हमारे चुनाव में बीएलओ करते ही रहते हैं। एक और बात, जो बात कही जा रही है मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर महाभियोग की, तो महाभियोग लगने की बात होना ही, मुझे लगता है कि ये चर्चा होना ही एक शर्मिंदगी की हद तक की बात है कि किसी के बारे में ये बात हो कि हम आप पर विश्वास नहीं करते, हमें आपकी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। ये शर्मिंदगी की हद यहां है। धनखड़ साहब के बारे में भी कहा गया था हम महाभियोग लाएंगे, लाया नहीं गया, लेकिन उसके पहले किसी उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के बारे में ऐसी बात नहीं हुई थी, और अब मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में इस तरह की बातें हो रही। एक और बात चलते चलते राजीव जी जोड़ना चाहूंगा कि ये वही मुख्य चुनाव आयुक्त है जिनके नियुक्ति को लेकर बहुत सारी बातें उठ रही हैं। इनकी नियुक्ति के तरीके को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने काफी विरोध व्यक्त किया था, और ये भी कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 324(5) में सीईसी को हटाने की प्रक्रिया जिस तरह रखी गई है उस पर भी विपक्षी दल अपना विरोध प्रकट कर चुके हैं कि इस तरह की व्यवस्था मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए नहीं होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो लोग करते हैं उसमें दो लोग एक तरफ होते हैं और नेता प्रतिपक्ष एक तरफ होता है। तो अल्पमत में लिए गए फैसले से, अल्पमत के विरोध के बाद कथित बहुमत से बनाए गए मुख्य चुनाव आयुक्त एक खटारा संस्था चला रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। राजीव जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जल्दी से अमलेंदु जी सुबह से लेकर शाम तक, और जी शकील जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा ये बता दें कि धनखड़ जी के खिलाफ अविश्वास लाया गया था, राज्यसभा सचिवालय को दिया गया था, और अभी जो उपसभापति है हरिवंश ने इसकी घोषणा की थी और बिना किसी कारण बताए इसे अस्वीकार कर दिया गया था। तो रिकॉर्ड में है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जी जी अविश्वास प्रस्ताव धनखड़ के खिलाफ लाया गया था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राज्यसभा में। अमलेंदु जी। राजीव जी देखिए, कल ज्ञानेश कुमार जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बहुत सच बोली और उसके लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए और सब विपक्षी दलों को भी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वो 0 मकान नंबर जो बेघरों के हैं जिनके घर नहीं होते हैं, तो एक एक निर्वाचन क्षेत्र में, एक एक विधानसभा क्षेत्र में 35 से लेकर 40 हजार तक लोग जो बेघर हैं, जिनके अपने घर नहीं है। मोदी जी की ये पोल जो है पूरे देश के सामने कल ज्ञानेश कुमार ने खोल दी। हो सकता है शाम को बुला के मोदी जी ने डांटा भी हो ज्ञानेश कुमार जी को बहुत बुरी तरीके से बंद कमरे में कि आपने ये क्या बोल दिया। हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ऐसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मोदी जी की पोल खोल दी, मोदी जी की सरकार की, और ये बता दिया कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में 40 हजार लोग बेघर हैं, उनके घर का कोई पता नहीं। तो ये जो है 11 साल की नरेंद्र मोदी की उपलब्धि का बखान जो है वो ज्ञानेश कुमार ने कर दिया। दूसरा, राजीव जी, कुछ हो राहुल गांधी हलफनामा दें ना दें, कोई दूसरा दे ना दें, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी को एक हलफनामा देश के सामने जरूर देना चाहिए कि सरकार बदलेगी तो देश छोड़कर भागेंगे नहीं ज्ञानेश कुमार जी। एक हलफनामा ज्ञानेश कुमार जी देश के सामने जरूर रख दें कि जब सरकार बदलेगी, केंद्र सरकार बदलेगी, तो ज्ञानेश कुमार जी देश छोड़कर नहीं भागेंगे, और उनकी जब जांच होगी तो देश छोड़कर नहीं भागेंगे। ये हलफनामा ज्ञानेश कुमार जी निश्चित तौर पर दे दें तो बड़ी अच्छा रहेगा और ठीक ठाक रहेगा। बाकी राजीव जी उनके खिलाफ आएगा महाभियोग, बिल्कुल ठीक लग रहा है। और आज महुआ मोहित्रा ने तो साफ तौर पर कहा कि हलफनामा दें वरना देश से माफी मांगे। ये साफ तौर पर ज्ञानेश कुमार से कह दिया गया है। तो अब हलफनामा ज्ञानेश कुमार जी को देना है, और कल जितने मिथ्या वाचन किए और असभ्यता अभद्रता दिखाई है ज्ञानेश कुमार जी ने, उसके लिए उनको देश से माफी मांगनी ही होगी, वरना हलफनामा देना होगा। इसके अलावा तीसरा विकल्प ज्ञानेश कुमार के सामने नहीं है राजीव। सीधी सीधी बात यह है, नो बकवास। सीधी बात, नो बकवास, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पे ज्ञानेश कुमार का ज्ञान जो है वो ज़रूर उनको लगता होगा कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं इस पद पे हूँ, मैं चुनाव आयुक्त हूँ और मेरे सिर पे बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जो देखते आए हैं फिल्मों में और बाकी आम जिंदगी में भी वही अंदाज में, उसी अंदाज में वो कल नज़र आए थे ज्ञानेश कुमार। लेकिन एक
संवैधानिक परंपरा भी है, उसका निर्वहन तो करना ही चाहिए ज्ञानेश कुमार जी को। जल्दी से शकील जी आपके पास ही आना चाहता हूं। शकील जी, क्या ज्ञानेश कुमार की बात होगी, खूब होगी बात, लेकिन वहां जो अभी राहुल गांधी बात कर रहे थे और कल शुरुआत हुई है, आज गया जी, आज सेकेंड डे है, एक अलग तरह का उत्साह नजर आ रहा है राहुल गांधी में। कैसे देखा जाए बिहार की सियासत में कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को? राजीव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक नया उत्साह देखा जा रहा है राहुल गांधी में। पहली बार राहुल गांधी ने इतना साफ बोला है, स्पष्ट बोला है, स्पेसिफिकली बोला है कि बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। कभी नहीं बोला। और जब सरकार होगी तो नतीजे भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। तीनों इलेक्शन कमिश्नर। दूसरा, बहुत जोश में बोले। इतने जोश में राहुल गांधी कभी बोलते नहीं है, बहुत ही संयमित बोलते हैं। और जिस सख्त कार्रवाई की बात करी उन्होंने, कार्रवाई होगी ये बोलते थे, मगर अपने शब्दों में जोर लाके जो सख्त कार्रवाई की बात करी वो भी राहुल ने पहली बार बोली। इसका मतलब कि ज्ञानेश कुमार ने बहुत प्रवोक कर दिया है विपक्ष को। वो तो आप ये कहिए कि थोड़ा जरूरत से ज्यादा शरीफ है विपक्ष। नहीं तो आज वो कहता कि ज्ञानेश कुमार जी, या तो आप कर्नाटक की जांच करो, जो सेंट्रल बेंगलुरु का मामला बताया है महादेवपुरा का, और बिहार में एसआईआर बंद करो, और या महाअभियोग झेलो। तीसरा विकल्प नहीं है आपके पास। उन्हें बता देता कि तीसरा विकल्प आपके पास भी नहीं है, या तो जांच करो या महाअभियोग झेलो। जो हमने जिक्र किया था कि धनखड़ के खिलाफ अविश्वास लाया गया था और उसके बाद धनखड़ इतने दबाव में आ गए थे, ये बहुत सारी कहानियां हैं। और जब तक कुछ साफ नहीं हो जाता, अब कहानियां काफी बातें हो चुकी है, उसके बारे में भाई फिलहाल बात करने की जरूरत नहीं है जी। तो धनखड़ पे इसका बहुत प्रभाव पड़ा था। किसी में ही पड़ेगा महाअभियोग लाने का। महाअभियोग कोई छोटी बात नहीं होती है। आपने देखा कि यशवंत वर्मा जस्टिस जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे राहत के लिए, नहीं मिली राहत उनको, और कमेटी बना दी गई है लोकसभा अध्यक्ष ने उनके खिलाफ। ये महाअभियोग कोई साधारण बात नहीं होती है, बहुत ही रेयर केस होता है ये किसी के खिलाफ भी लाना। विपक्ष या यहां तो सत्ता पक्ष भी लाई है यशवंत वर्मा के खिलाफ, 100 बार सोचती है। मैसेज जाता है कि आपने जिसको बनाया है उसके खिलाफ आप ही ला रहे हो। तो महाअभियोग जब आएगा ज्ञानेश कुमार के पास, तो वो जिस हेकड़ी में बात कर रहे हैं, जिस शब्दावली में बात कर रहे हैं, वो जिस चैलेंज की भाषा बात कर रहे हैं, वो सब भूल जाएंगे। इसलिए राहुल ने आज बहुत स्पष्ट रूप से कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो यात्रा वहां पे बहुत सफल हो रही है। और नेता का भाषण हमेशा वही होता है जो जनता से उसको मैसेज मिलता है, जनता से उसको सिग्नल मिलते हैं। तो यहां जनता वाकई बहुत उत्साहित है। इसीलिए राहुल गांधी ने यह भी बात पहली बार ही कही कि आपको मालूम है मैं झूठ नहीं बोलता, आपको मालूम है मैं जो कहता हूं वो हो जाता है। जनता जितनी ज्यादा यात्रा से जुड़ेगी, राहुल से जुड़ेगी, तेजस्वी से जुड़ेगी, महागठबंधन से जुड़ेगी, उतना ही तेजस्वी या राहुल या किसी के भी भाषा में और ज्यादा जोश पैदा होता चला जाएगा। क्योंकि उन्हें भी ये सब दिख रहा है। राहुल ने क्या कहा और तेजस्वी ने कहा कि वोट चोरी होने जोगे। उन्हें मालूम है कि अब वोट चोरी होना बिहार में संभव नहीं है। और बिहार में दोनों को, राहुल को, तेजस्वी को या दीपंकर भट्टाचार्य को या सबको एक आहट सुनाई दे रही है मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी के खिलाफ पूरे देश में वातावरण बना हुआ है और वो वातावरण बिहार में भी है। उसको ज्ञानेश कुमार के जरिए आप डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हो, मोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो होने वाला नहीं है। जी राजीव जी प्रशांत जी, राहुल गांधी का जो अभी का भाषण, छोटा भाषण, 5 मिनट का भी नहीं होगा शायद, लेकिन दमदार भाषण माना जाए इसे। जी बिल्कुल। क्या पैगाम है? देखिए, अभी बिहार के इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुए और बिहार के इलेक्शन अनाउंस होने से पहले बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएमएल वीआईपी पार्टी
ये यात्रा पे हैं और उनको अच्छा रिसेप्शन वहाँ मिल रहा है। अभी औरंगाबाद से वो बोधगया पहुंचे और वहाँ भी उनको अच्छा रिसेप्शन मिल गया। इससे लग रहा है, और किस तरीके के लोग मिल रहे हैं जिनके वोट कटे हैं, तो कोई अदृश्य लोग नहीं जिनके वोट कट गए। 65 लाख लोग वहाँ बिहार में हैं जिनके वोट कटे हैं। तो निश्चित तौर पे बिहार में यह एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो गया जहां बीजेपी की एंट्री संभव नहीं है। बीजेपी क्या कह के जाएगी इस मुद्दे पर? तो बिहार में इलेक्शन शुरू होने से पहले इनका प्रचार शुरू हो गया महागठबंधन का, और ये बीजेपी के लिए परेशानी की बात है। लेकिन इसमें दूसरी चिंता की बात और है राजीव जी। चिंता की बात यह कि पिछले चुनाव में 12,500 का केवल डिफरेंस था। कितनी ही सीटें जो है, दर्जन से ऊपर सीटें, 2 दर्जन से ऊपर सीटें बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुई थी। प्रशासन का खेल हुआ था। जिनको जो चुनाव आयोग के रिजल्ट में जीते हुए थे उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला, सर्टिफिकेट किसी और को मिल गया। ये सब घपले हुए वहां पे। ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि उनको जो करना था वो कर दिया है। यानी एक जो बीजेपी के लिए कस्टमाइज वोटर लिस्ट बनानी थी वो उन्होंने बना दी है। अब अगर इस वोटर लिस्ट में चुनाव होगा तो उनके हिसाब से रिजल्ट वैसे आएंगे जैसे उनको कहा गया है। लेकिन जमीन पर स्थिति दूसरी दिखाई दे रही है। तो अपोजिशन पार्टी को अभी भी बहुत अलर्ट रहना होगा चुनाव के समय, चुनाव बूथ में, और जितने लोगों के नाम कटे हैं वो जो है वो जुड़ जाएं। अब आधार कार्ड भी है तो हेल्पलाइन वहाँ पे जारी करें और लोगों से फॉर्म भरवाएं, कंप्यूटर लेके बैठाएं जगह जगह, बाजारों में, दफ्तरों में। हम लोग मुंबई गए तो देखा था कि वहाँ की जो सांसद थी धारावी की, वो सड़क के किनारे बैठकर अपना दफ्तर चलाती थी। ऐसे काम करना होगा बिहार में, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के तेवर से, उनके लहजे से लग रहा है कि वो बेईमानी करवाने पर आमादा है। बहुत साफ दिखाई दे रहा है जिस तरीके की बातें कर रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन की स्थिति राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार के बाद ही हुई है। चुनाव आयोग उसके पहले भी थे, ओपी रावत थे, वो भी आर्टिकल लिख रहे हैं, एसवाई कुरैशी भी आर्टिकल लिख रहे हैं, लवासा भी आर्टिकल लिख रहे हैं, इस एसआईआर के खिलाफ लिख रहे हैं आर्टिकल। चुनाव आयोग में गड़बड़ियां थी, चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ियां थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, चुनाव सुधार की बहुत आवश्यकता है। लेकिन राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार के बाद यह संस्थागत हो गया, इसमें भ्रष्टाचार हो गया। जो अक्षमता थी वो बिल्कुल खुला खेल हो गया। जिस तरीके से राजीव कुमार का कॉन्डक्ट था, जिस तरीके से यहाँ कॉन्डक्ट था इनका, ज्ञानेश कुमार का। और मुझे अभी भी इंतजार होगा कर्नाटक सरकार के लॉ डिपार्टमेंट की उस जांच को जो राजीव कुमार या वहाँ के उस वक्त के अधिकारियों के खिलाफ की गई है। उसका आउटकम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें राजीव कुमार के खिलाफ कर्नाटक के पुलिस एक्शन का रास्ता खुलता है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ज़रा जल्दी से आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। राहुल गांधी का अभी का भाषण, उसमें भी जो वो चुनाव आयोग और इनको मोदी जी के बारे में जो बातें कह रहे हैं वो बहुत गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए, क्योंकि साफ साफ एक छोटा सा भाषण जरा एक बार दिखाना भी चाहता हूं और फिर आपके पास आना चाहता हूं। जरा सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए जरा। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है।
सुन रहे थे सुनील जी। नहीं, मैं तो कहता रहा हूं राजीव जी कि यह जो वोट चोरी का या मतदाता सूची में गड़बड़ियों का या लोगों के मताधिकार छीनने का जो आरोप है, वह संविधान बचाओ नारे का विस्तार है। यह संविधान बचाओ नारे से अलग कोई मुद्दा नहीं है, उसी नारे का विस्तार है ये। और राहुल गांधी इन दोनों विषयों को लेकर के ही चलेंगे। इससे उनके जो सरकार विरोधी मुद्दे की जो निरंतरता है वो साबित होती है और एकदम फोकस्ड कैंपेन है ये। इसी तरह के बातों का असर लोगों को में होना है। आप लोगों का मताधिकार को बचाने के लिए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मताधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश में जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, निर्वाचन आयुक्तों के कार्यशैली को लेकर के उठते हुए सवाल हैं, यही विमर्श का विषय है। इसी पे बात करने की आवश्यकता है। और इन विषयों से बिहार की जनता अब तक परिचित हो चुकी है। सिविल सोसाइटी ने, स्थानीय राजनीतिक दलों ने, स्थानीय नेताओं ने, महागठबंधन के लोगों ने बड़े पैमाने पर इस पर बात की है। और इस बात करने से जो लोग खुद झेल रहे हैं, जो समस्या उनके सामने है, अब जो लोग आज ही राहुल गांधी से मिले, जिन हम लोगों ने आपने उसका वीडियो भी दिखाया, जो कह रहे हैं कि विभिन्न चुनाव में उन्होंने मतदान किया, उनका नाम कट गया, पिछले चुनाव में उन्होंने मतदान किया, उनका नाम कट गया, और उनसे इस तरह के अभिलेख मांगे जा रहे हैं। अगर जमीन किसी के पास, एक व्यक्ति कहता है, उसने नहीं पढ़ा ना कि अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो हम जमीन कहां से लाएं। और एक कितना कंट्राडिक्टरी बात है। ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि जो लोग भूमिहीन हैं, आवासहीन हैं, श्रमिक हैं, समाज के निचले पायदान में बैठे हुए लोग हैं, उनकी चिंता उनको है और यही वर्ग सर्वाधिक प्रभावित है। ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि 1 लाख मतदाताओं के खिलाफ आरोप लगे हैं। 1 लाख मतदाताओं के खिलाफ आरोप पत्र कैसे जारी किया जा सकता है? अरे बिहार में तो आपने 8 करोड़ लोगों को आपने पैदल कर दिया, सबको नोटिस जारी कर दिया आपने 8 करोड़ लोगों को। सभी लोगों से आपने कहा कि आप लोग अपने अपने अभिलेख लेकर के आइए। एक आदमी ऐसा, आपने पूरी की पूरी मतदाता सूची खत्म कर दी, किसको आपने स्वीकार किया? तो 8 करोड़ मतदाताओं के लिए आप कह सकते हैं कि आप अपना अभिलेख लेकर के आइए, तो 1 लाख मतदाताओं के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? और चुनाव की शुचिता के लिए, संस्था के प्रति लोगों का विश्वास बनाने के लिए 1 लाख नहीं 1 करोड़ लोगों से पूछताछ करनी होता है, पूछताछ करनी चाहिए। आपके पास संसाधनों की कमी तो है नहीं। आप खुद भी कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे बड़ा निर्वाचन कर्मी आपके पास है, सबसे बड़ा तंत्र आपके पास है, फिर आपको 1 लाख लोगों से बात करने में क्या दिक्कत है? पूछिए आप उनसे। आपको किसी तहसील में उनको बुलाना थोड़े है, एक ही जगह थोड़े बुलाना है। अलग अलग विधानसभा, अलग अलग बूथों के लोग हैं, वो एक विधानसभा क्षेत्र है, बात कर लीजिए। लेकिन इस बिना पर कितने बड़ी संख्या में लोगों से कैसे बात की जा सकती है? अरे 8 करोड़ लोगों के घर घर जाने का आप दावा कर रहे हैं कि बिहार के सभी मतदाताओं के घर आपके बीएलओ गए हैं, तो या तो आपका यह दावा गलत है या जो आपका वो तर्क है वो गलत है। तो राहुल गांधी ने जो इस पूरे और इस विषय को जोड़ के रखना पड़ेगा उनको, संविधान बचाओ के साथ ही इस पूरे नैरेटिव को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी उन्हें। और अगर इस संविधान के साथ जोड़ करके जब बढ़ाते रहेंगे तो यह लोगों के बीच में असरकारी होगा, क्योंकि संविधान बचाओ के नारे को 2024 से ही लगातार यह विपक्ष और राहुल गांधी कहते चले आ रहे हैं। उस मुद्दे को उन्होंने छोड़ा नहीं। लोकसभा में और राज्यसभा में भी खड़े होकर के वो कहते हैं, संविधान अपना दिखाते हैं और संविधान पे सरकार के द्वारा किए जा रहे हमलों का उल्लेख करते हैं। ये वोट बचाने का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, मतदाता सूची में हेरफेर करने का जो सवाल है, वह संविधान के साथ जोड़ करके करने से उसका प्रभाव और बढ़ेगा और इसकी सीधी अपील होगी, लोग सीधे इसको स्वीकार करेंगे। और जो इस यात्रा में जिस तरीके के लोगों की भागीदारी हो रही है, जो समुदाय आ रहा है और जिस तरह के लोग, जो भीड़ की प्रतिक्रिया है, यह बताता है कि तमाम हमलों के बावजूद, तमाम आलोचना के बावजूद राहुल गांधी या कहिए आप महागठबंधन का जो यह यात्रा का अभियान है, इसको जन समर्थन मिल रहा है। हालांकि ये जिस इलाके से यह यात्रा निकल रही है, यह महागठबंधन के प्रभाव का इलाका है, लेकिन लगभग पूरे प्रदेश में इस बात की हलचल और यात्रा लगभग पूरे प्रदेश में जाएगी। अभी शाहबाद में घूम रही है, मगध में जाएगी, पटना के क्षेत्र में जाएगी, कोसी के इलाके में जाएगी, सीमांचल के इलाके में जाएगी। तो सीमांचल और ये वाला का तो पहले से ही व्यापक जन समर्थन है, लेकिन कोई ऐसा इलाका नहीं है
जहां पे इस विषय को लेकर के लोग चिंतित नहीं है। बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर निकल क्या कर रहे हैं कि मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है। दर्जनों लोगों को मैं जानता हूं जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है। सैकड़ों लोग ये कहते पाए हुए जा रहे हैं कि मैंने तो फॉर्म भरा ही नहीं थे, मेरा नाम है। कुछ लोग ये कहते पाए जा रहे हैं कि मैंने फॉर्म भरा था, मेरा नाम नहीं है। और यह जो 65 लाख लोगों की 66 लाख लोगों की सूची आई है, इस सूची का विमर्श जैसे जैसे बढ़ेगा कि इनका नाम कट गया, वो आदमी यहीं पे है, न तो माइग्रेट हुआ और न दिवंगत हुआ। इस वजह से ये लगभग हर जिले में यह विमर्श और गंभीर होता चला जाएगा। जी। मेरा अपना मानना है कि ये बिहार में जो यह यात्रा चल रही है, इसको जन समर्थन मिलेगा और यह बढ़ता हुआ जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी और या एनडीए के खिलाफ होगा। और इसके जन समर्थन का एक मैं कारण ही मानता हूं कि मैंने एक तत्काल परिणाम भी देखता हूं कि वीआईपी पे मैं साहनी साहब के ऊपर बहुत दबाव बनाया गया उनको इंडिया दल समूह से अलग करने के लिए। खूब विमर्श में यह था कि साहनी कभी भी इंडिया दल समूह को छोड़ के जा सकते हैं, कई तरह की बातें चलाई गई और आज आपके सामने वो खुल करके घूम रहा है इंडिया दल समूह के साथ। तो यह जन दबाव का, यह जन समर्थन का ही परिणाम है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक जन समर्थन, और ये जन समर्थन क्या 2 दिन के इस मात्र आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन एक अलग तरह के दबाव में इधर विपक्ष भी दिखाई दे रहा है। विपक्ष मतलब जो सत्ता पक्ष है अभी बिहार में, और उसकी बात कर रहा हूँ, और विपक्ष जो वहाँ यानी राहुल गांधी और तमाम नेता जो अभी जा रहे हैं और इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूं, चूंकि आपके समय ही ये यात्रा में हम गए और उनके भाषण को सुन रहे थे, लेकिन संविधान कितना यहाँ मायने रखता है जब बार बार संविधान की किताब दिखाते हैं राहुल गांधी, और अब बिहार के चुनाव में भी, लेकिन एक चुनौती पेश करते हुए एक उस अंदाज में कि आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कैसे देखा जाए इसको, और बिहार जैसी जगह? देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसके पीछे उनका सोचा समझा मंतव्य है। उन्होंने ये बात निश्चित कही कि संविधान का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे कोई भी सत्ता आए। तो ये तो उनके कहने की बात है कि 100% सही उन्होंने कहा है। संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश पहले हुई है। संविधान के प्राकथन में 2 शब्द हटाने की बात थी, वो भी अब वापस ले ली गई है। अब कोई ये बात नहीं कहता कि हम संविधान के प्राकथन में से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाएंगे, समाजवाद शब्द हटाएंगे। राहुल गांधी ने जो बड़ी बात कही वो ये कि बिहार में और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली, ये बात उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से कही। आप पिछले 2 साल के अनुभव से पाएंगे कि राहुल गांधी इस देश में एक छत्र नेता बनकर उभरे हैं पूरे प्रतिपक्ष के। नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई भी नेता है तो केवल राहुल गांधी। और राहुल गांधी जब इंडिया गठबंधन की बातें कर रहे थे, जब इंडिया गठबंधन बना था, तब लोग कहते थे कि राहुल गांधी को कौन टिकने देगा, राहुल गांधी, विपक्ष में इतनी पार्टियां हैं, कहां ममता बनर्जी, कहां अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, केजरीवाल, संजय राउत, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, इतने सारे तो नेता हैं इंडिया गठबंधन में। तो राहुल गांधी उनके सामने उनमें आपस में ही लड़ते रहेंगे। ये बीजेपी के लोगों को भ्रम था कि इंडिया गठबंधन के तमाम दल अपने नेतृत्व को लेकर यहाँ, अपने लीडरशिप को लेकर यहाँ लड़ते रहेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। अब इस देश में आप किसी से भी पूछ लें कि नरेंद्र मोदी का विकल्प देश में क्या है, तो कोई ममता बनर्जी या शरद यादव का नाम नहीं लेता। एक ही नाम है, राहुल गांधी। और जिस तरीके की गतिविधियां राहुल गांधी कर रहे हैं, जो विश्वास पैदा किया उन्होंने लोगों के मन में, आज एक मांझी जी को उन्होंने मकान की चाबी सौंपी। आप ये सोचिए कि वो व्यक्ति मकान की चाबी सौंप रहा है जो बिहार में सत्ता में नहीं है, 20 साल से वो पार्टी सत्ता में नहीं है। तो ये बात लोगों को लगता है कि राहुल गांधी अगर मोची के दुकान पे जाते हैं तो मोची को कुछ भेंट करते हैं। जो व्यक्ति सत्ता में नहीं होते हुए भी लोगों के लिए इतना करता है, इतना सोचता है, वो बात लोगों के दिलों में बैठती है। और आज भी आपने देखा, भी वीडियो में देखा कि राहुल गांधी जिस तरीके से उस ग्रहीन व्यक्ति से जिसे मकान की चाबी दी गई मिल रहे थे,
वो दिल से मिलने की बात होती कि दिल से मिल रहे थे, किसी घर में बैठकर होटल का मंगाया, रेस्टोरेंट का मंगाया खाना नहीं खा। तो ये सारी बातें उन्हें लगती। दूसरी बात है कि राहुल गांधी को ये पता है कि बिहार नीतीश कुमार की सरकार से जो 20 साल में यदा कदा परिवर्तन होते रहे छुटपुट, लेकिन लगभग 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और जनता आजिज आ चुकी है। बार बार वे कह रहे हैं कि बिहार ही देश का मार्गदर्शन करेगा, जो मुख्य चुनाव आयोग को खुल के चुनौती दे रहे हैं। इतनी खुली हिम्मत किसी नेता में नहीं है जिसकी इतनी एक्सेप्टेबिलिटी हो। ममता बनर्जी की एक राज्य में पहुंच हो सकती है, अखिलेश यादव कुछ हिंदी भाषी पट्टी में जाने जाते हो, पहचाने जाते हो, ओवैसी का अपना एक गढ़ है, लेकिन पूरे देश में जो एक छत्र स्वीकार्यता राहुल गांधी की बनी है। और इसे देखकर मुझे लगता है कि बीजेपी और एनडीए के दल ज्यादा डरे हुए हैं कि राहुल गांधी की यह स्वीकार्यता अगले चुनाव में क्या गुल खिलाएगी। और बिहार में तो खैर ये सत्ता परिवर्तन की शंखनाद है कि सत्ता परिवर्तन बिहार में तो हो ही रहा है, लेकिन बिहार के माध्यम से पूरे देश में यह परिवर्तन देखने को मिलेगा। राजीव जी, ऐसे राहुल गांधी का जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वीडियो देख रहे थे, एक वो वीडियो जिसमें वो 4-5 बार वोटर जो हैं 4-5 बार वोट डाल चुके हैं, मतलब कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल से वोट डाल रहे होंगे बिहार में, और उन लोगों के नाम काट दिए गए। वो वीडियो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पे भी जारी किया था। उस वीडियो को कोट करते हुए बिहार चुनाव आयोग ने अभी से ठीक 11 मिनट पहले एक ट्वीट किया है, ट्विटर पे जो अब एक्स कहलाता है, पोस्ट किया है। और उस पोस्ट में अब देखिए पहले और आज की भाषा, जब चाबुक सुप्रीम कोर्ट का लगा है तब उसके बाद अब आज की भाषा कैसे बदल गई है, या जो राहुल गांधी ने अभी 10 मिनट पहले जो भाषण दिया है उसके बाद कैसे बदली है, वो पढ़ के सुनाता हूं जरा। लिख रहे हैं चुनाव आयोग बिहार, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार, कृपया वीडियो में प्रदर्शित निर्वाचकों की एपिक संख्या एवं अन्य विस्तृत विवरण विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि उक्त संबंध में आवश्यक जांच कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। ये देखिए, साथ ही अनुरोध है कि संबंधित निर्वाचकों का सहयोग करते हुए उनकी दावा आपत्ति अवधि में प्रविष्टियां दर्ज कराने में सहायता की जाए। दावा आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी राजनीतिक दल का बूथ लेवल एजेंट विहित प्रपत्र एवं घोषणा पत्र का दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी मतदाता व्यक्तिगत स्तर पर प्रपत्र यानी फॉर्म 6, 7 एवं 8 में यानी 6, 7 और 8 में दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। यह सुविधा भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही दिए गए QR कोड को भी स्कैन करके भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। QR कोड भी है दोस्तों, वो कोड आप देखते होंगे, जरा उसको भी स्क्रीन पे ले आइए, जिसको स्कैन करके आप कई बार पेटीएम करते हैं, फोन पे करते हैं, वैसे ही इन्होंने भी एक QR कोड दिया है जिसको आप स्कैन कीजिए, आप वहां तक जाइए, दावा आपत्ति। ऐसे भाषा बदलती है जब एक नेता अपनी बातों पर मजबूती के साथ डटा रहता है। और अभी तक मिसलीडिंग का ठप्पा लगाते थे, जब देखे तब मिसलीडिंग, ये भी मिसलीडिंग वो भी मिसलीडिंग, और अब देखिए कैसे घुटने पर आ गया है चुनाव आयोग, यह दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इसलिए इस घुटने पर कोटेड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि चुनाव आयोग इससे पहले मजाक उड़ा रहा था, मजाक कर रहा था उन चीजों को, जो बातें चाहे मीडिया के लोग करें, क्योंकि मीडिया का भी खूब मजाक उड़ाया है, और उस मीडिया का जो जाकर गांव गांव गली गली घूमकर हम जैसे लोग जो वहां से बहुत सारे वहां के जो प्रूफ है वो दे रहे थे। ये है इनका चुनाव आयोग का QR कोड है, जिसको इन्होंने अभी 11 मिनट पहले की बात है ये, जिसको इन्होंने अभी किया है। और राहुल गांधी ने भरी बरसात में भीगते हुए अभिभाषण दिया था। ये परिवर्तन है। छोटा छोटा कमेंट एक लाइन में मैं समझ 8:34 हो रहा है, 8:30 बजे प्रोग्राम खत्म करते हैं, लेकिन एक मिनट में एक छोटा, पहले अमलेंदु जी क्या कहेंगे इस पे? चुनाव आयोग घुटने पे आया?
बिल्कुल राजीव जी, घुटने पे आया और घुटने पे आ जाएगा। और ये असर है जो राहुल गांधी ने आज साफ तौर पर कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कान खोलकर सुन लो, तो कान खुल गए इलेक्शन कमिश्नर साहब के। मुझे लगता है जब आएंगे अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार जी भाषा बदल गई, सभ्यता से पेश आएंगे, अभद्रता नहीं करेंगे, भाषा बदल गई। प्रशांत जी, जनता की ताकत है और जो अभी महाभियोग की तलवार लटकाई है इंडिया गठबंधन ने, तो तीसरा विकल्प नहीं है से यहाँ तक की यात्रा हो गई कि मदद करें हमको इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में जी। तो ये जनता की ताकत है और ये जनता के नुमाइंदों की ताकत है, और इलेक्शन कमीशन अब इसी तरह से काम करे तो बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया था, अपना वीडियो, और वो वीडियो कौन है, जरा उसको भी स्क्रीन पे ले आइए। और वो वीडियो जिसमें वो कई मतदाताओं से मिल रहे हैं औरंगाबाद में, जिसमें तेजस्वी यादव भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, और वहाँ दीपांकर भट्टाचार्य हैं CPI-ML के, और साथ साथ विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी हैं। ये चारों प्रमुख नेता महागठबंधन के, वहां पर जो बिहार में जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन भी कह सकते हैं, उसके चारों नेता वहां मौजूद हैं। और उनके बीच राहुल गांधी उन सबसे मिल रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं जो लोग ये वाली तस्वीर, ये वीडियो देखिए। इसी वीडियो में, और इसी वीडियो को कोट करते हुए ये चुनाव आयोग ने इसी वक्त थोड़ी देर पहले ये पूरा ट्वीट लिखा, जिसको अभी पढ़ के मैं सुना रहा था, और साफ समझ में आ रहा है। यहां देख लीजिए, ये चारों नेता तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी बैठे हुए हैं। और इधर तमाम वो लोग हैं जिनके वोटर ID कार्ड यानी वोटर कार्ड से नाम गायब हो गए हैं, वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गए हैं। ये है सुनील शुक्ला जी, छोटा कमेंट है। वो दिन आएगा राजीव जी जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये कहेंगे कि इन लोगों के यहाँ BLA को भेजा जा रहा है, फॉर्म लेकर के जाएंगे लोग। जनता का दबाव सामान्य दबाव नहीं होता, आप इसीलिए बने हुए हैं। अगर आप जनता को विश्वास में लिए रहेंगे, लोगों का विश्वास आपके प्रति रहेगा, तभी आपकी संस्था चल सकती है। एक कृपा करने वाला जो शब्द है ना, ये पहली बार सुनाई पड़ा जी, पहली बार, पहला सेंटर, पहला शब्द, कृपया वीडियो में प्रदर्शित, जी कृपया वीडियो में प्रदर्शित निर्वाचकों की एपिक संख्या एवं अन्य विस्तृत विवरण विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने की कृपा करें। कृपया से शुरू हो रहा है, कृपा करें। राहुल गांधी को लिखा जा रहा है, ये चुनाव आयोग अब हाथ जोड़ रहा है, कृपा करें राहुल जी महाराज। कल क्या हो गया था और आज क्यों सांप सूंघ गया? नहीं तो कल तक तो ये लग रहा था कि जो सरकार है पराजय है। राहुल गांधी ने भी कह दिया कोई सरकार अपराजय नहीं है। जनता सड़कों पर निकल के बता दे कि कोई भी अपराजय नहीं है, परिवर्तन असंभावी है। अब तय कर लीजिए कि जन विश्वास आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और जन विश्वास के अभाव में कोई संस्था काम नहीं कर सकती, संभव नहीं है वो। सड़कों पर निकला हुआ कल आप पढ़ेंगे, अभी देखते हैं उनकी भाषा बदलेगी कि BLA को कहा गया है कि संबंधित लोगों के घर जाकर उनका फॉर्म भरवा के और आप दाखिल कीजिए, यह समझ आएगा। और यही अपेक्षा की जाती है निर्वाचन आयोग से। यही तरीका होता है कि आप नागरिकों के ऊपर कोई बात नहीं छोड़ी जाती, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सब कुछ लाकर आपको कागज दे। आप तय कीजिए, क्योंकि लोगों के पास कागज होते कहां थे। और आप जो कोई शिकायत करेगा तो वो मिसलीडिंग है, आप उसको धमकी भरे शब्द में बात करेंगे तो ये बदलेगा और बदलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इस बीच देखिए जयराम रमेश का ट्वीट, मीटिंग ऑफ लीडर्स ऑफ ऑल अपोजिशन पार्टीज इन पार्लियामेंट will be held at 12:30 PM tomorrow Tuesday। कल 12:30 बजे दिन में ऑल पार्टी मीटिंग जो है इंडिया गठबंधन की होगी। 10 राजाजी मार्ग, ये जो एड्रेस है ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का घर है, निवास है। यहाँ पे कल 12:30 बजे मीटिंग है। इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं की बैठक यहाँ होने जा रही है, एक बहुत बड़ी बैठक है कल 12:30 बजे। ये जयराम रमेश इस वक्त ये ट्वीट कर ये जानकारी दे रहे हैं। जल्दी से शकील जी, एक तरफ तो इंडिया गठबंधन की ये बैठक, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, ये क्या महाभियोग की जो बात कही गई है उसके बाद ये घुटने पे आता हुआ चुनाव आयोग दिखाई दे रहा है, ये माना जाए? बिल्कुल, मनुज बड़ा नहीं होते हैं, समय बड़ा बलवान। शपथ पत्र नहीं मांगा कि राहुल गांधी कैसे इन लोगों से बात कर ली,
कैसे ये लोग आरोप लगा रहे हैं? पत्र लाओ। आपने अच्छा पढ़ के सुनाया, 2 बार कृपा शब्द का उपयोग किया, कृपया से कृपा तक, और कहा कि हम सहयोग करेंगे। बीएलए ये काम कर सकता है, बीएलए को अधिकार है, खुद वो जा सकता है। 1 मिनट के अंदर जो है चीजें बदल जाती हैं। लेकिन वो जो है ना, जो आजकल के लड़के और लड़कियां बहुत बोलते हैं, क्या झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए। तो वो सारी बातें जो आजकल के युवा पीढ़ी जो बोलती है, जिस तरह के उनके फेज होते हैं, वो सही साबित हो रहे हैं। और कल की जो आपने बैठक की बात करी, दोनों इशू पे है वो, एक महाभियोग के ऊपर भी और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के ऊपर भी। दोनों इशू है, आज अभी उसके ऊपर बात हुई है। दोनों इशू बहुत महत्वपूर्ण है और महाभियोग तो ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ आएगा ही। ये आज ही तय हो गया था, लेकिन तमाम प्रक्रियागत बातें होती हैं। गौरव गगोई ने बहुत साफ साफ बोल दिया था, आपने उनकी बाइट सुनाई है जी। लेकिन और भी कई चीज होती है। 20 दल हैं, उन सबसे बात करना, सबकी राय सहमति लेना, कई तरह की जो बातें होती हैं। लेकिन और राहुल गांधी के भाषण में भी ये बात रिफ्लेक्ट कर रही थी, ये बात रिफ्लेक्ट कर रही थी राहुल गांधी के भाषण में भी। भाई कांग्रेस में तो कोई हिचक है ही नहीं, कांग्रेस ने तो इसकी पहल करी है। कांग्रेस तो 101% तैयार है कि महाभियोग लाना चाहिए, महाभियोग हम लाएंगे। लेकिन हमने कहा कि बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीजें होती है, एक दूसरे से बात करना, मिलना जुलना, अलग तरह की बातें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज है चुनाव आयोग के रवैये में, और अभी आप देखेंगे कि और भी चेंज आने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्लोजिंग कमेंट अब सुन लिए आप, कृपया से कृपा तक। ये ऐसे ही बदलाव नहीं आया है, इसके पीछे ऊपर से मतलब जो पार्टी के आला कमान या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह की तरफ से दबाव आया होगा, तो एकाएक ये भाषा बदल गई। हालांकि सरकारी भाषा कभी भी अक्खर तरीके से नहीं होनी चाहिए। अब उन्होंने अपनी गलती सुधारी है, तो ये ठीक बात है, अच्छा है कि गलती सुधारी। जी, अच्छा है कि गलती सुधार ली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, शकील जी, सुनील जी, प्रशांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लंबी चर्चा हो गई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा। देखिए, महाभियोग तक यानी इंपीचमेंट तक की बात अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। क्या इंपीचमेंट चलेगा, क्या महाभियोग चलेगा? और जैसा हमारे साथी शकील अख्तर जी चूंकि अंदर की खबर रखते हैं और कह रहे हैं कि इस पर अंदर खाने बात चल रही है, बहुत गंभीरता से चल रही है। जिस प्रकार ज्ञानेश कुमार ने किया है वो, और उसके अलावा जैसे प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि एक जांच उधर चल रही है कर्नाटका में, और उस जांच में अगर बात जो कानून मंत्रालय वहां कर रहा है और जिन चीजों का खुलासा किया है राहुल गांधी ने महादेवपुरा में, उसमें भी अगर कुछ और निगेटिव चीजें आती हैं तो कटघरे में खड़ा हो सकते हैं राजीव कुमार, पूर्व सीईसी भी जो रिटायर हो चुके हैं, उनको भी कटघरे में लाया जा सकता है। और इधर ज्ञानेश कुमार तो हैं ही। क्या कुछ होगा? ये सब कुछ हो रहा है इसलिए क्योंकि चुनाव में वोटों की चोरी होती आई है, चाहे वो वोटर लिस्ट हो, चाहे ईवीएम हो, और इस पर एक लंबी बहस चली, लगातार चल रही है, आप जान रहे हैं, और इसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। बिहार में मतदाताओं के वोट जो काटे गए हैं, नाम काटे गए हैं, आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोग अपने बीएलओ लेवल पर या जो अभी हम दिखा रहे थे स्कैनर, उसको स्कैन करके आप जाइए, अपना एपिक नंबर डालिए और चेक कीजिए। अगर नहीं है तो फॉर्म फिर से भरिए, जैसा कह रहा है चुनाव आयोग, भरिए। और अगर बीएलओ नहीं करता है, कुछ गड़बड़ करता है, तो फिर आप ऊपर भी शिकायत कीजिए, पुलिस थाने जाइए, जहां जाना जाइए, लेकिन शिकायत कीजिए, लिखिए, हम लोगों को भी लिखिए अगर बीएलओ कुछ ऐसी बदमाशियां करता है तो। क्योंकि आज की तारीख में आपका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए अगर आपका नाम पहले से है। और सुप्रीम कोर्ट में इसी चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने किसी के नाम, जिनके नाम हैं उनके नाम नहीं काटे, और गलती से अगर छूट गया है तो नाम जोड़ लेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट में कहा है। अगर यह झूठ साबित होता है, यह बातें उसकी झूठी साबित होती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में गला दबा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों जज हैं, जिस ढंग से इन्होंने अंतरिम आदेश पारित किया है, वो साफ दिखाई देता है कि यहां मनमानी नहीं चलेगी।
इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, बहुत सारे साथी लिखते हैं कि उनका नाम नहीं है, तो नाम जुड़वाने की कोशिश जो है वो कीजिए और जरूर कोशिश कीजिए, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कीजिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि आधार कार्ड के दम पे आप कीजिए। अब आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड की कॉपी लेके जाइए और फॉर्म भरिए, दीजिए फॉर्म। कैसे नहीं लेगा बीएलओ और कैसे नाम नहीं आएगा? 1 सितंबर तक की तारीख है, कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि चोर जो है वो चोरी करेगा, उसकी हरकत चोरी करने की है और उसको रोकना हमारा काम है। और उदय प्रसाद सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अफसर अली साहब जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को मूर्ख मानता हूं जिनका कोई निजी विचार नहीं होता, जो दूसरों के बहकावे में भी कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सॉरी तो से ऐसे ही ये बात कह रहे हैं अफसर अली। मोहम्मद आफ्ताब अंसारी जी भी हमारे साथ हैं। ज्ञानेश्वर कुमार महाभियोग से डर कर आवाज़ बदल दिया। फिर परमार बाबूलाल साहब हैं, हिरजी पटेल हैं, अशोक गंभीर साहब हैं, जन जन के नेता राहुल गांधी जिंदाबाद लिख रहे हैं। और मी म्यूजिशियन भी हमारे साथ हैं और शिरावा जी हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश मिनेकर साहब हैं, राहुल गांधी और बारिश की दोस्ती हो गई है, सत्ता का सूखा खत्म होने वाला है, लिख रहे हैं मुकेश मिनेकर जी। प्रीतम दुग्गल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रीतम साहब लिख रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक ऐसा काम किया है जो बिहार में चर्चा का विषय है। जब भागीरथ माझी को मकान की चाबी दी और बारिश हो रही थी, सीईसी पर महाभियोग चलना निश्चित है। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। डीबी लाइव को चर्चा, बधाई इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम दुग्गल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। टॉम बोरी फैन भी हमारे साथ हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। शब्बीर जाजम राजस्थान से बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर जी। और यूसुफ अहमद साहब भी हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। बंशीलाल इन धौलपुरिया हैं हमारे साथ बने हुए हैं, यूट्यूबरों बने हुए हैं, लिख रहे हैं सर हाउस नंबर 0 के बारे में, जिसके पास घर नहीं है उसके पास दस्तावेज कहाँ से मिलेगा जी? ये बात भी बहुत सही है। विजय जी भी बोल रहे हैं कि गुड नाइट लिख रहे हैं। गुड नाइट आपको भी। आई ज्वाइन वेरी लेट विजय त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं, बहुत गंभीर चर्चा हम लोगों ने की। और ऐसे ही बहुत सारे साथी, राजेश कुमार धनखड़ साहब भी, जय बजरंग बली भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो और जहांगीर साहब भी बने हुए हैं, और विकेट भी हैं, कालिम भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कल शाम 7 बजे न्यूज़ पॉइंट में मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले एक खबर आपने देख ली कि 12:30 बजे से इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और तमाम दलों की बैठक, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो दिन में ब्रेक